दोस्तों, आज आप सुनेंगे जेम्स हेडली चेज के मशहूर नॉवल द डॉल्स बैड न्यूज का तीसरा और आखिरी भाग। अगर आपने इससे पहले के भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 4। होटल से कुछ दूर जाकर फेनर एक टेलीफोन बूथ में गया और उसने फेडरल बिल्डिंग में फोन लगाया। कुछ देर बाद ही हॉस्किस फोन पर था। वो फेनर से गुस्से में बोला, क्या तुम्ही ने मेरी नाव में बम फेंका था? अब इस बात को तो आप रहने ही दीजिए मिस्टर हॉस्किस। आपके लोग यही चाह रहे थे कि कोई ऐसा करे। वो लोग पुराने ख्यालों के लग रहे थे। कार्लोस काफी मॉडर्न विचारों का है। मुझे तो लगता है जल्दी ही वो जहरीली गैस का इस्तेमाल भी करने लगेगा। खैर वो सब छोड़िए, मुझे एक बड़ी काले रंग की सेडान की तलाश है। उसकी लाइसेंस प्लेट में 3 C हैं और 2 7 हैं। क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? थोड़ा जल्दी। जवाब में हॉस्किस ने कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आ जाओ। मुझे तुमसे काफ़ी बातें करनी है। देखिए एजेंट, फिलहाल मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए आपके ऑफिस तो मैं नहीं ही आऊँगा। हाँ, ये हो सकता है कि बाद में हम लोग किसी दूसरी जगह पर मिल लें। अब उस सेडान के बारे में बताइए। ठीक है, 2 मिनट इंतज़ार करो। थोड़ी देर बाद हॉस्किस की आवाज़ फिर से सुनाई दी। मेरे ख्याल से मुझे उस गाड़ी का पता चल गया है। क्या वो हैरी थेलर की हो सकती है? हाँ, हो तो सकती है, फेनर ने कहा। वैसे लिस्ट में कुछ दूसरे नाम भी हैं, लेकिन मुझे लगता है थेलर ही वो आदमी है जिसकी तुम्हें तलाश है। ठीक है, थैंक यू एजेंट, इससे मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं आपको कार्लोस और उसके आदमियों के खिलाफ सारे सबूत लाकर दूं, तो क्या आप मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो? हॉस्किस ने सहमति दे दी। तब फेनर ने कहा, मुझे इस थेलर के बारे में वो सब कुछ जानना है जितना भी पता आप लगा सकते हो। मुझे ग्लोरी लीडलर नाम की लड़की और उसकी बहन मैरियन डेली के बारे में भी सब जानना है। फिर एक नोलन नाम का आदमी भी यहाँ पर है, मुझे उसकी भी जन्म कुंडली चाहिए। इसके बाद ग्लोरी के पहले पति लीडलर के बारे में भी मुझे जानना है। इसके अलावा एक और लड़की है, कर्ली रॉबिन्स, जो नाइटिंगेल के फ्यूनरल पार्लर में काम करती है। मुझे इस लड़की के बारे में तो जानना ही है, साथ ही ये भी जानना है कि थेलर को इसके बारे में क्या पता है। हॉस्किस ये सब सुनकर थोड़ा परेशान सा हो गया। इतनी सारी जानकारी निकलवाने के लिए तो काफ़ी पैसे भी खर्च करने होंगे। फेनर उसका मजाक सा उड़ाते हुए बोला, आप लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका फ़ायदा क्या अगर आप इतना सा काम भी नहीं कर पाए तो? लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जुटाइए और मैं वादा करता हूँ कि आपको कार्लोस तो दूंगा ही, साथ ही आपकी पसंद के ग्रुप को $500 भी दान कर दूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरी जानकारी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी से बात नहीं बनेगी। फिर फ़ोन बंद करके फेनर बाहर निकल आया। तो ये गाड़ी थेलर की थी। अगर ऐसा था तो ये बात उसे सोचने के लिए काफ़ी कुछ दे रही थी। ये ग्लोरी लीडलर जरूर कोई तगड़ा खेल खेल रही थी। क्या उसका कार्लोस के साथ कोई संबंध हो सकता था? उसने ग्लोरी का एक झूठ तो पकड़ ही लिया था, तो क्या गारंटी थी कि बाकी बातें सच्ची ही होंगी? उसकी बहन ने कहा था, भगवान जाने 12 चीनियों से उसे क्या काम हो सकता है। उसका ये बात कहने के पीछे तब तक कोई कारण नहीं था जब तक कि ग्लोरी ने ही उसे इस बारे में ना बताया हो। फिर वो चिट्ठी भी तो थी। फेनर को लग रहा था कि ग्लोरी ने वो नहीं लिखी थी। तो सवाल ये था कि किसने लिखी थी। अब ये तो तय था कि वो चिट्ठी जानबूझकर वहां छोड़ी गई थी ताकि फेनर यहाँ तक पहुंच सके और इस गुत्थी को सुलझाए। ये भी तय था कि लिखने वाली एक औरत ही थी। तो अब इस पूरे मामले में जो दूसरी इकलौती लड़की थी वो तो कर्ली ही थी। तो फिर क्या कर्ली ने वो चिट्ठी लिखी थी या फिर कुछ और बात थी? और इसके बाद जो विचार उसके मन में आया उसने फेनर को चलते चलते रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता था कि चिट्ठी खुद मैरियन ने ही लिखी हो? लेकिन फिलहाल इस विचार का जवाब फेनर के पास नहीं था। अपनी सोचों में डूबा हुआ वो नाइटिंगेल की दुकान की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दुकान का दरवाज़ा खोला, बजर बजने लगा। पर्दों के पीछे से अचानक ही कार्लोस निकल कर आया। फेनर को उसे देखकर हल्का सा झटका लगा। अपना कॉफिन चुनने आए हो क्या? खुद को संभाल कर वो हंसने का नाटक करते हुए बोला। कार्लोस ने उसे घूरा और बोला, मिलर ने मुझे बताया कि तुमने उसे नाव में पीटा था। मुझे अपनी गैंग में लड़ाई पसंद नहीं है। फेनर ने भी उतनी ही तल्खी से जवाब दिया, पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर मिलर मेरे सामने किसी लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो वो हर बार पिटेगा ही पिटेगा। कार्लोस ने पलकें झपकाईं। रीगर को भी तुम्हारा काम ज्यादा पसंद नहीं आया है।
हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? रीगर और मेरी ज्यादा बनती नहीं है। ऐसा लग रहा है रॉस, तुम्हारे लिए दिक्कत ही दिक्कत की बात है। अच्छा, कैसा रहे कि कुछ दिनों तो तुम मेरे लिए काम करो, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है कार्लोस, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं। अब कार्लोस व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, एक बात और कहनी थी तुम्हें। अच्छा रहेगा अगर तुम अपने लिए एक कॉफिन चुन लो। मुझे ये जानकर अच्छा लगेगा कि मरने के बाद तुम्हें अपनी पसंद का कॉफिन मिल गया। फेनर अब कार्लोस के काफी नजदीक पहुंच गया था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई दुर्घटना या ऐसा ही कुछ? कार्लोस ने कंधे उचकाए और बड़े ही आराम से बोला, हाँ, क्योंकि अब तुम काफी कुछ जान चुके हो। वैसे इससे पुलिस की कोई खास मदद होने वाली है नहीं, क्योंकि मैंने अपना अड्डा बदल लिया है और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि चीनियों को कहाँ से उठवाया गया था और कहाँ पर छोड़ा गया। लेकिन फिर भी तुम्हें और कई बातें तो पता ही हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता कार्लोस, तो ऐसी कोई कोशिश नहीं करता। मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी हरकत बेवकूफ़ी होगी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है रॉस, मुझे इस बात से कुछ फर्क पड़ता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इतना कहकर कार्लोस मुड़ गया। तभी फेनर ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा और अपनी दिशा में घुमा दिया। अबे ओ नशेड़ी, सुन, लगता है मुझे बताना ही होगा कि मेरी बात का मतलब क्या था। और फिर फेनर ने एक जोरदार घूंसा कार्लोस के गाल पर रसीद कर दिया। हालांकि वार ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन अचानक होने के कारण कार्लोस के पैर उखड़ गए और वो जमीन पर गिर गया। फेनर गुर्राते हुए बोला, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझे ये बात पसंद नहीं कि कोई मुझे मारने की बात करे। इससे मैं बेचैन हो जाता हूँ। अगर अब भी तुम कुछ करना चाहते हो तो कोशिश करके देख लेना, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम चूक गए तो फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, और तुम्हारी ये जो गुंडों की फौज है ना, ये भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे, और जब तक मैं तुम्हें पकड़कर बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। कार्लोस धीरे धीरे उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फेनर ने फिर से कहा, अपने कपड़े झाड़ो और घर जाओ। जाकर 2-4 पैग लगा लेना, तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। कार्लोस बिना कुछ कहे चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया। उसके जाते ही नाइटिंगेल फेनर से बोला, ये बहुत ही खतरनाक काम कर दिया है तुमने। फेनर नहीं जानता था कि वो कितनी देर से वहां खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अरे छोड़ो भी यार, मुझे तो लगता है कि अब टाइम आ गया है कि कोई उस नशेड़ी को 2-4 हाथ जमा कर उसकी असलियत से वाकिफ करा दे। उसे लगता है जैसे वो इस दुकान का राजा है। हाँ, तो वो है ही। ये सब जो तुम यहाँ देख रहे हो वो उसी का है। मैं तो सिर्फ एक फ्रंट हूँ। अच्छा, तो तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ है नहीं? हाँ रॉस, इसीलिए करता हूँ। जिंदगी तो जीनी ही है ना। और कर्ली, वो इस सब में कहाँ फिट होती है? कर्ली का नाम सुनते ही नाइटिंगेल की आंखें गुस्से से दहकने लगीं। देखो, तुम उसे इस सब से दूर ही रखो। लेकिन वो तो कार्लोस पर लट्टू है। नाइटिंगेल घिसटते हुए 2 कदम आगे आया और उसने बाएं हाथ का एक तेज वार फेनर पर किया। लेकिन क्योंकि उसके शरीर में ज्यादा जान थी नहीं, इसलिए वो वार फेनर के लिए कुछ खास नहीं था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। नाइटिंगेल ने एक बार फिर से वार करने की कोशिश की, लेकिन फेनर ने फुर्ती से अपने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दिया। देखो नाइटिंगेल, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल ये सब तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। लेकिन एक लड़की के लिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। नाइटिंगेल ने गुस्से में अपने दांत दिखाए और कुछ बोलने को हुआ ही था कि अचानक रुक गया। फेनर के पीछे कोई था जिसे वो डरी हुई नजरों से देख रहा था। उसका गुस्सा अचानक से घबराहट में बदल गया, और ठीक उसी वक्त फेनर को नाइटिंगेल के चश्मे में उसके पीछे खड़े एक आदमी की झलक दिखाई दी। उसने उस आदमी की एक बांह ऊपर उठते हुए देखी और उसने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसके सिर में एक जोरदार धमाका हुआ हो, और फिर वो आगे की तरफ गिरता चला गया। अध्याय 5। होश में आते ही फेनर को छत से लटके बल्ब से आती तेज रोशनी का एहसास हुआ। फिर उसने नोटिस किया कि वो इस वक्त एक ऐसे कमरे में था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। उसने पलटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वो पलट नहीं पा रहा था। सिर उठाकर देखने की कोशिश की तो उसकी आंखों और सिर में दर्द की तेज लहर सी उठी और उसे फिर से लेट जाना पड़ा। उसके सिर में दर्द के कारण तेज धमाके से हो रहे थे। इस वक्त वो एक पुराने से गद्दे पर लेटा हुआ था और उसके हाथ जंग लगी चारपाई के साथ बंधे हुए थे। उस कमरे में चारपाई के अलावा और कुछ भी नहीं था।
कमरे के फर्श पर सिगरेट के टोटे और राख फैले हुए थे। ये एक घटिया सा कमरा था जिसमें सड़ांध, सीलन और बासी पसीने की बदबू ही फैली हुई थी। फेनर एक बार फिर से जोर से कसमसाया और उसने अपने बंधनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसके सिर में दर्द का एक तेज हथौड़ा सा लगा और वो एक बार फिर से बेहोशी के अंधेरे में डूब गया। पता नहीं कितनी देर के बाद उसे जब दोबारा होश आया तो उसके सिर में बजते हथौड़े अब थोड़े हल्के हो गए थे। दिमाग भी अब पहले की अपेक्षा थोड़ा स्थिर महसूस हो रहा था। धीरे धीरे सोचने पर उसे समझ में आया कि उसकी आंख बाहर गलियारे में होती किसी आहट के कारण खुली थी। इसके बाद ताला खुलने की आवाज़ आई और फिर लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया गया। उसने फुर्ती से आंखें बंद कर लीं, जैसे अभी भी बेहोश पड़ा हो। कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ और फिर एक पल के बाद वापस जाने के लिए मुड़ गया। अब उसने आंखों में हल्की सी झिरी बनाकर देखा तो पाया कि ये एक छोटे कद का क्यूबन आदमी था। वो शायद ये चेक करने आया था कि फेनर को होश आया है कि नहीं। उसे बेहोश समझकर वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजे में ताला लगाकर चला गया। अब फेनर ने कुछ लंबी लंबी गहरी सांसें ली और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जिन रस्सियों से उसे बांधा गया था वो कसी हुई तो थीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कसी हुई नहीं थी। वो अपने हाथों को थोड़ा हिला सकता था। वो जोर लगाकर रस्सियों को खींचने लगा, लेकिन ऐसा करने पर उसके शरीर में दर्द की तेज लहर उठी और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो एक पल के लिए स्थिर लेट गया। कमरे में हवा के आने जाने का एकमात्र साधन दरवाजे के ऊपर बना एक छोटा सा रोशनदान ही था। कमरा भट्टी की तरह तप रहा था और फेनर को घुटन हो रही थी। पसीने के कारण उसकी कमीज उसके बदन पर चिपक सी गई थी। कुछ देर दम लेने के बाद उसने फिर से कलाइयों को हिलाना डुलाना शुरू किया। इस बार नतीजा सुखद निकला। उसका दायां हाथ पसीने के कारण चिकना हो गया था और इस कारण थोड़े संघर्ष के बाद वो रस्सी से बाहर निकल आया, लेकिन बायां हाथ अभी भी बंधा हुआ था और उसे वो छुड़ा नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो बिस्तर पर बैठ गया और उसने अपनी उंगलियों से अपने सिर को टटोल कर देखा। सिर के पिछले हिस्से में दर्द तो जरूर था, लेकिन ना तो वहां कोई गूमड़ था और ना ही किसी तरह की खरोंच। उसने एक बार फिर से अपने हाथ की रस्सी से संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन वो थोड़ी भी ढीली नहीं हुई। आखिरकार थक कर वो गाली बड़बड़ाता हुआ बिस्तर पर पसर गया। दरवाजे पर एक बार फिर से कदमों की आहट हुई और उसने जल्दी से अपने खुले हाथ को फिर से रस्सी के फंदे में फंसा लिया। दरवाज़ा खुला और कार्लोस भीतर आया। उसके साथ रीगर और मिलर भी थे। ओहो, तो गुंडा जाग चुका है, कार्लोस ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर एक जोरदार घूंसा फेनर के मुंह पर रसीद कर दिया। ये तुम्हारा मेरे ऊपर उधार था। फेनर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन तो कर रहा था कि अभी की अभी कार्लोस का कचूमर निकाल दे, लेकिन वो जानता था कि एक हाथ बंधे होने के कारण वो उन तीनों से निपट नहीं पाएगा। कार्लोस आगे बोला, तो तुम एक प्राइवेट जासूस हो। एक बार के लिए तो सच में ही तुम हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो ही गए थे। फिर उसने अपनी जेब से फेनर के कागजात निकाले और उन्हें बिस्तर पर फैला दिया। अब जल्दी से बको कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। फेनर होठों को सिकोड़कर बोला, मैंने कहा था ना कि मुझसे पंगे मत लेना। अब भगवान की कसम मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें बर्बाद ना कर दूं। मिलर ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। ये साला तो वाकई पागल है, ऐसी हालत में पड़ा है और उसके बाद भी इसकी बातें सुनो जरा। कार्लोस फिर से गुर्राया, सुन बे, जो मैं जानना चाहता हूँ वो अभी मुझे बता दे, वरना अगर हमने उगलवाना शुरू किया तो फिर तुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। फेनर उनका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। वो अब अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ को फंदे से धीरे धीरे बाहर निकालने में लगा हुआ था। ऊपर से वो बोला, मेरी सलाह मानो और मुझे यहाँ से जाने दो। कार्लोस ने रीगर को इशारा किया और बोला, जरा इसके होश ठिकाने लगाओ। रीगर जैसे ही पलंग के पास पहुंचा कि तभी फेनर का हाथ भी फंदे से निकल गया। फेनर ने बिजली की गति से टांग घुमाई और रीगर के घुटने के ठीक नीचे एक जोरदार वार किया। वो दोनों हाथों से अपने घुटने को थामे जमीन पर धराशायी हो गया। मिलर जैसे ही ये देखकर फेनर पर झपटा तो फेनर बिस्तर पर बैठ गया। मिलर के हाथों में फेनर के बाल आए और उसने उन्हें जकड़कर ऊपर की तरफ खींचा ही था कि फेनर का दाएं हाथ का घूंसा मिलर के पेट पर पड़ा। वो किसी आटे की बोरी की तरह फर्श पर लुढ़क गया। फेनर खड़ा हो गया और पलंग को अपने साथ खींचते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से रीगर ने पलंग की एक टांग पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। फेनर अपनी पूरी ताकत लगाकर पलंग को खींचने लगा
और धीरे धीरे कार्लोस की तरफ बढ़ने लगा। कार्लोस जोर से चिल्लाया, अरे कमबख्तों, खड़े हो और संभालो इसे। फिर उसने अपनी बंदूक निकाल ली और उसे फेनर पर तान दिया। जहां हो वहीं खड़े रहो, अगर 1 इंच भी हिले तो तुम्हें भून कर रख दूंगा। तब तक रीगर और मिलर भी खुद को संभाल चुके थे और फिर उन दोनों को मिलकर पलंग से बंधे हुए फेनर पर काबू पाने में ज्यादा देर नहीं लगी। लगातार पड़ते घूंसों और थप्पड़ों के कारण उसका शरीर अब बुरी तरह से जवाब देने लगा था। तभी लोहे की कोई चीज उसके सिर से टकराई और उसके साथ ही सुनाई दी कार्लोस की आवाज, अरे ज्यादा जोर से नहीं, संभल कर, मुझे इससे पूछताछ करनी है। और फिर उसके बाद फेनर एक बार फिर से बेहोशी के अंधेरे में डूबता चला गया। जब फेनर को दोबारा से होश आया तो उसने देखा कि इस बार उसे रस्सियों से बांधा नहीं गया था, पलंग भी हटवा दिया गया था और वो ऐसे ही फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, शायद उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ठुकाई की होगी और इसीलिए उन्हें लग रहा होगा कि मैं अब उनके लिए कोई और परेशानी खड़ी नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया है। इस वक्त उसके पूरे शरीर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। शरीर के कई हिस्से बुरी तरह से सूज चुके थे। उसे अभी होश में आए थोड़ी देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और कार्लोस और रीगर कमरे में दाखिल हुए। रीगर ने आते ही उसकी पसलियों में जोरदार लात मारी। कार्लोस ने उसे थोड़ा झिड़कते हुए कहा, अरे ये क्या तुम आते ही शुरू हो गए हो? मैं नहीं चाहता हूं कि ये आदमी मर जाए। मुझे इससे काफ़ी बातें उगलवानी है। मुझे इससे जानना है कि ये न्यूयॉर्क से यहाँ आकर हमारे गैंग में शामिल क्यों हुआ था। ठीक है, रीगर ने कहा, तो फिर शुरू करूं इसकी ज़बान खुलवाना? मेरे ख्याल से अभी रुक जाओ रीगर, ये अभी सख्ती बरतने लायक हालत में लग नहीं रहा है मुझे। ऐसा करो, इसे कुछ खाने को दो और कुछ पीने को। उसके बाद जब इसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाएगी तब हम इससे सारी बातें उगलवाएंगे। फिर वे दोनों बाहर चले गए। अब फेनर के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मुझे जल्दी से जल्दी इस सब से पार पानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मुझे मेरे मरने तक यातनाएं देते रहेंगे। मैं वो सब नहीं झेल सकता। और कुछ सोचने के लिए फेनर ने जैसे ही उठकर बैठने की कोशिश की कि उसके गले से जोरदार कराह निकल गई। उसकी हालत उससे कहीं ज्यादा बुरी थी जितनी वो समझ रहा था। उसके अंग अंग में दर्द की तेज लहरें उठने लगीं और सिर इतनी बुरी तरह से चकराया कि उसे लगा वो अभी जमीन पर गिर पड़ेगा, जबकि वो जमीन पर ही लेटा हुआ था। जमीन पर घबराया हुआ सा पड़ा वो तेज तेज सांसें ले रहा था और फिर उसकी आंखें बस मुंदती चली गईं। भाग 3। एक चमचमाती धुंध से उभरकर एक साया उसके सामने खड़ा था। शायद ये कोई परी थी। फेनर ने जब उसे देखा तो उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि वो मर चुका है और ये स्वर्ग की कोई अप्सरा उसके सामने खड़ी है। उसने मुस्कुराकर फिर से आंखें मूंद लीं, लेकिन फिर किसी ने उसे झंझोड़ा और उसे फिर से आंखें खोलनी पड़ी। इस बार धीरे धीरे वो तेज चमचमाती धुंध गायब होने लगी और धीरे धीरे फेनर को अपने आसपास का कमरा नजर आने लगा। जिसे वो स्वर्ग की अप्सरा या परी समझ रहा था वो असल में करली थी। उसके पीछे एक छोटे कद का बकरे की शक्ल जैसा आदमी खड़ा हुआ था। एक धीमी सी आवाज कहीं दूर से आती उसे सुनाई दी, अब वो ठीक हो जाएगा, बस उसे वहीं लेटे रहने देना। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। फेनर के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, पानी, और वो फिर से सो गया। जब वो दोबारा जागा तो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसके सिर में बजते हथौड़े अब बंद हो चुके थे। करली उसके नज़दीक रखी एक कुर्सी पर बैठी थी। फेनर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन करली जल्दी से उठी और उसकी चादर ठीक करते हुए बोली, अभी बात मत करो, तुम अब ठीक हो, थोड़ी देर के लिए और सो जाओ। फेनर ने आंखें बंद करके सोचने की कोशिश की। पलंग उसे अच्छा लग रहा था और उसके शरीर में उठता दर्द भी अब बहुत कम हो चुका था। उसने फिर से आंखें खोल दी। करली उसके लिए पानी लेकर आ चुकी थी। क्या इससे कड़क कुछ मिलेगा? बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। तुम्हें पता है ना कि तुम बीमार हो और फिलहाल इतनी पिटाई के कारण सोचने समझने की हालत में भी नहीं हो। जो दिया जा रहा है चुपचाप ले लो। अच्छा, मैं हूँ कहाँ पर? तुम मेरे कमरे में हो, वाइट स्ट्रीट से थोड़ी दूर पर है ये। अरे मेरा मतलब है मैं यहाँ पहुँचा कैसे? देखो रॉस, अभी काफ़ी देर हो गई है, इसलिए तुम अभी सो जाओ, मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अरे मैं तब से सो ही तो रहा हूँ, मुझे अभी जानना है, प्लीज़।
अच्छा ठीक है, बताती हूँ। तुम सारे मवाली एक जैसे हो, हमेशा से ही मुझे परेशान करते आए हो। लेकिन पहले मुझे ये बताओ रॉस कि तुमने नाइटिंगेल के साथ क्या किया है? वो तुमसे इतना नाराज क्यों है? पता नहीं, मुझे याद नहीं है करली। नाइटिंगेल ने बताया था कि पियो तुम पर हमला करके तुम्हें अपने वाटर फ्रंट वाले अड्डे पर ले गया था। मुझे जानना था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब नाइटिंगेल का गुस्सा शांत हुआ तो वो भी थोड़ा बेचैन हो गया। उसे लगा कि तुम्हारी मदद ना करके वो क्रोटी को निराश कर रहा था, और इसीलिए मुझे उसे तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वो वापस आया तो उसके साथ तुम ऐसी हालत में थे जैसे किसी ने तुम्हारी बुरी तरह से मरम्मत की हो। फिर उसी ने मुझे डॉक्टर को बुलवाने और तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। फेनर को करली की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मरियल सा आदमी मुझे कार्लोस के अड्डे से अकेला निकाल लाया? क्या कार्लोस ने उसे कुछ नहीं कहा? अरे वो वहां होता तो कुछ कहता ना। वो सबके सब तो उस टाइम होटल में थे। ओह अच्छा, आज तारीख क्या है? करली ने उसे तारीख बताई तो फेनर ने हिसाब लगाया कि उसे अपने होटल से निकले 4 दिन हो चुके थे। अच्छा, कार्लोस को मेरे बारे में पता चल गया है? हाँ, पता तो चल गया है, लेकिन उसने अभी तक तुम्हारे गायब होने से नाइटिंगेल का या मेरा संबंध नहीं जोड़ा है। शायद कुछ ही समय में उसे इस बात का एहसास हो जाएगा, क्योंकि वो काफी शातिर आदमी है, हर एंगल पर सोच विचार कर ही लेता है। ओह, तो अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारे लिए तो परेशानी खड़ी हो सकती है ना? हाँ, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन मैं ऐसी परेशानियों से नहीं डरती। और अब काफी बातें हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हारे किसी और सवाल का जवाब नहीं दूंगी। चलो अब चुपचाप सो जाओ। अगली सुबह जब फेनर उठा तो उसे एहसास हुआ कि अब वो सही ढंग से सोच पा रहा था और उसका शरीर भी दर्द नहीं कर रहा था। हालांकि शरीर में थोड़ी अकड़न थी अभी, लेकिन फिर भी वो पहले से काफी बेहतर था। ये सब करली की दी हुई दवाओं का असर था। तभी करली ने आकर उससे कहा, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक नाश्ता लगाती हूँ। जब तक नाश्ता टेबल पर लगाया गया तब तक फेनर शेव करके नहा धोकर बाहर आ गया था। नाश्ता काफी बेहतरीन था, मजा आ गया। करली जल्दी जल्दी खाते हुए उसने कहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो जन्म जन्म का भूखा हो। करली को किचन में दोबारा जाकर उसके लिए फिर से अंडे भी फ्राई करने पड़े। ब्रेड का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालते हुए फेनर ने अचानक सवाल किया, अच्छा एक बात बताओ करली, नाइटिंगेल तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? करली ने फेनर के कप में कॉफी डालते हुए कहा, वो मेरी आदत सी बन गया है। मैं पिछले कुछ सालों से उसके साथ हूँ। वो मेरे साथ काफ़ी अच्छी तरह से पेश आता है और शायद मेरे ऊपर लट्टू भी है। अब चूंकि अभी तक मुझे और कोई ऐसा नहीं मिला है जो उससे ज़्यादा अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि उसे ही खुश कर लिया जाए। और थेलर, वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये सुनते ही करली का चेहरा सर्द हो गया। उसकी आंखों से हंसी का भाव एकदम से गायब हो गया। वो खड़े होते हुए कड़वाहट से बोली, बंदर गुलाटी मारना कभी नहीं भूलता है ना? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है मिस्टर जासूस। ओह, तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, मुझे ही नहीं सभी को पता है। और नाइटिंगेल को? उसे भी पता है, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे मुसीबत से बचाया। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर क्रोटी का कोई एहसान है, इसलिए। इतना कहकर करली उठी और प्लेट लेकर वहां से चली गई। फिर उसने बाथरूम में जाकर भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। ठीक उसी वक्त नाइटिंगेल कमरे में दाखिल हुआ। वो फेनर को गुस्से से देखता हुआ खड़ा रहा। फेनर ने कहा, शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। नाइटिंगेल ने कहा, हाँ ठीक है, और अब तुम ठीक हो गए हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ये शहर तुम्हारे और कार्लोस के लिए काफ़ी छोटा है। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई फेनर, ये क्रोटी तुम जैसे पुलिस वाले के साथ क्यों है आखिर? ये चक्कर क्या है? देखो नाइटिंगेल, क्रोटी के लिए कार्लोस कोई मायने नहीं रखता। मैं कार्लोस को ख़त्म करना चाहता हूँ और क्रोटी भी यही चाहता है। लेकिन तुम्हारा अब यहाँ से जल्दी निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्लोस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो पता है वो मेरा क्या हश्र करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा नाइटिंगेल, मैं कार्लोस को बर्बाद करने वाला हूँ। अच्छा यही रहेगा कि तुम जीतने वालों के ग्रुप में शामिल हो जाओ। मैं जीतने वालों की ही तरफ हूँ। तुम जल्दी निकलो यहाँ से, वरना निकलने में मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। फिर नाइटिंगेल ने अपनी जेब से एक .38 रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रख दिया। ये इसलिए है ताकि तुम बिना परेशानी के निकल सको। क्रोटी ने कभी मेरे लिए बहुत कुछ किया था, ये उसी एहसान का बदला चुका रहा हूँ मैं।
और फिर वो बिना फेनर के जवाब की प्रतीक्षा किए बाहर निकल गया। फेनर ने बंदूक उठाकर अपनी जेब में रख ली। करली बाथरूम से निकली और बोली, अभी नाइटिंगेल आया था क्या? हाँ। तो तुम जाने को तैयार हो? मैं अपनी गाड़ी ला रही हूँ, तुम जहाँ कहो वहाँ तुम्हें छोड़ दूंगी। वो तो ठीक है करली, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कार्लोस अब बर्बाद होने वाला है। तुम अभी मुझे सारी बात बता दो तो बेहतर रहेगा। करली ने बुरा सा मुंह बनाया और दरवाजे तक जाते हुए बोली, जल्दी से आ जाना, मैं गाड़ी निकालने जा रही हूँ। फेनर जितनी जल्दी हो सकता था तैयार हुआ। तैयार होकर वो गलियारे में आया और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों के मुहाने पर पहुंचा तो बुरी तरह से चौंक कर रुक गया। करली नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। फेनर एक पल जड़ सा खड़ा उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी पिछली जेब से बंदूक निकाली और सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगा। वहां पर कोई और नहीं था। नजदीक पहुंचने पर उसे करली की पीठ से चाकू की एक मूठ निकलती दिखाई दी। उसने उसे पलटकर सीधा किया तो करली की गर्दन पीछे को लुढ़क गई, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही थीं। उसे उठाकर कमरे तक लाने में फेनर को काफी मेहनत करनी पड़ी। उसे बिस्तर पर लेटाकर फेनर ने फोन का रिसीवर खींच लिया। वहां मौजूद एड्रेस बुक में नाइटिंगेल का नंबर था। उसने करली पर नजर रखे रखे नंबर डायल किया। उधर से उसकी आवाज सुनाई देते ही उसने कहा, नाइटिंगेल, यहाँ जल्दी आओ, उन्होंने करली पर हमला कर दिया है। फिर फोन काटकर वो बिस्तर की तरफ बढ़ गया। करली ने धीरे से आंखें खोली और धीमे स्वर में बोली, एक जासूस की मदद करने का सही इनाम मिला है मुझे। हिम्मत से काम लो करली, मदद आ रही है, मैंने फोन कर दिया है। वो मदद अब बहुत देर बाद ही आएगी। प्लीज करली, तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे ये बताओ, क्या वो कार्लोस था? करली ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे मुझे कुछ तो बताओ, चुप रहकर उसे बचाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे इस त्याग की उसकी नजरों में कोई कीमत नहीं है। वो तो तुम्हें बेवकूफ ही समझेगा। वो उसका एक आदमी था, मेरे चिल्लाने से पहले ही उसने वार कर दिया। अच्छा ठीक है, ये बताओ, थैलर के पास तुम्हारी फोटो क्यों थी? वो कौन लगता है तुम्हारा? वो मेरा पति है। करली की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। फेनर ने उसकी बाह सहलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। कार्लोस को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। हाँ ठीक है बहादुर आदमी, तुम चाहो तो कार्लोस से बदला ले लेना, लेकिन उससे मेरा कोई भला नहीं होगा। तभी फेनर को याद आया कि उसने वहां पर स्कॉच देखी थी। उसने जल्दी से एक बड़ा पैग बनाकर करली को किसी तरह वो ड्रिंक पिला दी। हाँ, जब तक तुम्हें तुम्हारे मतलब की सारी चीजें ना बता दूं, तब तक तुम कुछ भी करके मुझे जिंदा रखोगे, है ना? देखो करली, तुम इस झमेले को ठीक करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। प्लीज मुझे बताओ, क्या थैलर कार्लोस के साथ मिला हुआ है? हाँ, वो इस सब में शामिल है। वो एक बुरा आदमी रहा है और उसके प्रति मेरी कोई वफादारी नहीं है। वो करता क्या है? लेबर सिंडिकेट चलाता है। और प्लीज अब मुझसे और कुछ मत पूछो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर फेनर के हाथ में पकड़ा करली का हाथ बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी कोई तेजी से दौड़ते दौड़ते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। ये नाइटिंगेल था। फेनर को परे धकेलते हुए वो बिस्तर तक पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करली के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। फेनर कमरे से निकला और उसने अपने पीछे दरवाज़ा भेड़ दिया। जब वो गलियारे से गुजर रहा था तो कमरे के अंदर से आती एक धीमी सी चीख उसके कानों में पड़ी। ये नाइटिंगेल था जो अपनी करली के लिए रो रहा था। भाग 3। फेनर जैसे ही होटल के दरवाजे में दाखिल हुआ, वहां का मैनेजर तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया। ये सब क्या है मिस्टर रॉस? आपको क्या लगता है ये होटल किसी तरह का अड्डा है? मैं यहाँ पर ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं सहूंगा। फेनर रुक गया और उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे सर, मेरे लोग तीसरी मंजिल पर जाने तक से डरने लगे हैं। वहां पर एक मवाली बैठा हुआ है जो किसी को भी वहां से गुजरने नहीं दे रहा है। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो बोला कि आपने उसे वहां रहने को कहा है। इस सब का मतलब क्या है आखिर? तुम एक काम करो मैनेजर, मेरा बिल बना दो, मैं अभी चेकआउट कर रहा हूँ। मैनेजर को बड़बड़ाता हुआ छोड़कर फेनर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे तक पहुंचा तो बग्सी वहां से नदारद था। उसने दरवाजे पर लात मारी और अंदर दाखिल हुआ। अंदर ग्लोरी पलंग पर बैठी हुई थी और बग्सी उसके नजदीक बैठा था। वे दोनों ताश खेल रहे थे। बग्सी ने सिर्फ एक सफेद निक्कर और एक हैट पहनी हुई थी। उसकी मोटी कमर पर पसीने की धाराएं बह रही थीं।
फेनर उन्हें देखकर ठगा सा खड़ा रह गया। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ग्लोरी ने उसे देखकर पत्ते फेंक दिए और बोली, तुम इतने दिन कहाँ थे और ये तुम्हें क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया है इस बीच। लेकिन बग्सी, ये तुम क्या कर रहे हो? स्ट्रिप्टीज? बग्सी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो बॉस, ये लड़की बड़े ही तगड़े पत्ते खेलती है। फेनर फिलहाल मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बोला, जल्दी बाहर जाओ और एक ऐसी गाड़ी लेकर आओ जो चारों तरफ से बंद हो। उस गाड़ी को इस इमारत के पिछवाड़े की तरफ लाकर खड़ा करो। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। बग्सी ने जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए कहा, लगता है किसी ने तुम्हारी अच्छे से मरम्मत की है। किसने की? तुम मेरी चिंता मत करो, जो कहा है वो करो। ये काम बहुत ज़रूरी है और अर्जेंट भी। बग्सी कोट पहनता हुआ कमरे से बाहर चला गया। फेनर वापस ग्लोरी की तरफ घूमा और थोड़े तीखे स्वर में बोला, तुम्हें खड़ा होने के लिए अलग से कहना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, हो रही हूँ। आखिर माजरा क्या है? मैंने अभी जो कहा वो तुम्हें सुना नहीं ग्लोरी? जल्दी से तैयार हो जाओ, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ग्लोरी तैयार होने लगी। लेकिन क्या तुम मुझे इतना भी नहीं बता सकते रॉस कि अब तक तुम थे कहाँ पर? फेनर दराजों से सामान निकालकर उनको 2 बैगों में भरते हुए बोला, मुझे गुंडों के एक गैंग ने कैद कर लिया था, वहां से भागकर आ रहा हूँ। और हम जा कहाँ रहे हैं? हम नुओलन के साथ रहेंगे। ग्लोरी ने इनकार में सिर हिला दिया। मैं वहां नहीं रहने वाली। फेनर ने सूटकेस बंद किए और खड़ा हो गया। तेजी से 2 कदम चलकर उसने कमरा पार किया और ग्लोरी की कलाई पकड़कर बोला, तुम वही करोगी जो तुमसे कहा जा रहा है, समझी? मैं नुओलन के यहाँ नहीं जाऊंगी। देखो लड़की, मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठाने वाला हूँ। या तो अपनी मर्जी से चलो, नहीं तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। फिर फेनर फोन तक गया और उसने बिल मंगवाया। बिल का इंतजार करते हुए वो बेचैनी से कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। ग्लोरी बिस्तर पर बैठी घबराई आंखों से उसे देख रही थी। तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? अभी मुझे बहुत कुछ करना है। ये कहानी इस गैंग ने शुरू की है और इसे खत्म मैं करूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इनके धंधे को सबके सामने न ले आऊं और उस कार्लोस की ऐसी हालत ना कर दूं कि उसके पास रोने पीटने के सिवा कोई चारा ना बचे। तभी एक बेल बॉय बिल लेकर आ गया और फेनर ने बिल चुकाकर अपने बैग उठाए और कमरे से बाहर निकल गया। ग्लोरी भी उसके साथ थी। नीचे बग्सी उन्हें एक बड़ी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठा मिला। गाड़ी में बैठते हुए फेनर ने कहा, नुओलन के यहाँ चलो जल्दी। बग्सी के चेहरे पर एक बार के लिए हैरानी के भाव नजर आए, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। उसने चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी। नुओलन के अड्डे तक पहुंचने तक गाड़ी में चुप्पी छाई रही। जब वो कैसीनो की खाली लॉबी में दाखिल हुए उस वक्त दिन के 11:30 बजे थे। तीनों अंदर दाखिल हुए और फेनर ने नुओलन के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर भीतर झांका। नुओलन कुर्सी पर बैठा था। उसकी मेज पर नोटों का बड़ा सा ढेर था जिसे वो गिन रहा था। फेनर को देखते ही उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने तेजी से सारा पैसा ड्रॉर में डाल दिया। फेनर अंदर दाखिल होते हुए बोला, हम तुम्हें लूटने नहीं आए हैं, यहाँ पर युद्ध के लिए मीटिंग करने आए हैं। नुओलन मेज के पीछे बिल्कुल स्थिर बैठा था। जब ग्लोरी भीतर दाखिल हुई तो उसने अपने कॉलर में उंगली डालकर उसे थोड़ा ढीला किया। ग्लोरी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो कमरे के आखिर में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। बग्सी ने दरवाज़ा बंद किया और उस पर टिक कर खड़ा हो गया। कमरे में एक अजीब सा तनाव का माहौल बन गया था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो रॉस? ग्लोरी ने सपाट आवाज़ में उत्तर दिया, ये रॉस नहीं है, इसका नाम फेनर है और ये एक लाइसेंसधारी प्राइवेट जासूस है। बग्सी को ये सुनकर झटका सा लगा और हैरानी से उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गईं। नुओलन के चेहरे पर भी जमाने भर की हैरत दिखाई दे रही थी। फेनर ने उससे कहा, अगर तुम थोड़ा सा भी एक्टिव होते तो तुम्हें यह खबर पहले ही मिल चुकी होती। मुझे किसी प्राइवेट जासूस से बात नहीं करनी है। तुम अभी की अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ। बिल्कुल भी नहीं नुओलन, तुम्हें और मुझे अभी साथ में एक काम करना है और इस काम से कानून का कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, निकलो यहाँ से। फेनर खड़ा हुआ और उसने एक झापड़ नुओलन के चेहरे पर रसीद कर दिया। बग्सी का हाथ अपनी पिछली जेब में कुछ टटोल रहा था। फेनर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, जरा संभल कर, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। बग्सी ने अपना हाथ पीछे से निकाल लिया और उसे अपने सिर पर ले गया। मुझे लगता है बॉस, मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। फेनर सपाट स्वर में बोला, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो तुम कहीं नहीं जाओगे। कार्लोस ये जरूर जानना चाहेगा कि तुम इतने दिनों तक एक प्राइवेट जासूस के साथ क्या खिचड़ी पका रहे थे। बग्सी के चेहरे का रंग ये सुनकर पूरी तरह से उड़ गया। लेकिन मुझे उस वक्त कहाँ पता था कि तुम जासूस हो। हाँ, और ये बात कार्लोस को बताना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,
वो कितना यकीन करेगा इस बात पर, वो देखेंगे। बग्सी थोड़ा झिझका और फिर से दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर फेनर ने नुओलन को देखा, जो अब निराश सा एक कोने में बैठा अपना जबड़ा मसल रहा था। अब उसके अंदर किसी भी तरह का विरोध बाकी नहीं बचा था। फेनर ने कहा, ठीक है, अब मैं काम शुरू कर सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और मैं दोनों मिलकर इस शहर से कार्लोस और उसके पूरे गैंग का सफाया करेंगे। ये बग्सी या तो हमारे साथ आ सकता है या फिर वापस कार्लोस के पास जा सकता है। ये क्या करता है इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये वापस गया तो इसे वहां पर उन लोगों को काफी कुछ समझाना पड़ेगा, और अगर हमारे साथ रहेगा तो काम खत्म होने तक हर हफ्ते $500 कमाएगा। इतने पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फेनर ने अपना पर्स निकाला, उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे बक्से की तरफ उछालता हुआ बोला, फिलहाल के लिए ये रखो। नुओलन बिना कुछ बोले ये सब देख रहा था। अब फेनर ने उससे कहा, बोलो, क्या तुम इस शहर का राजा बनना पसंद करोगे? अगर मेरे साथ काम किया तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कैसे? तुम्हारे गुर्गे, मैं और बग्सी एक साथ मिलकर यहाँ पर कार्लोस और उसके गैंग का रहना मुश्किल कर देंगे। हम उसकी नावों को हथियाएंगे, उसके गैंग को तोड़ देंगे और उसकी ऐसी तैसी फेर देंगे। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मैंने पुलिस वालों के साथ ना आज तक काम किया है और ना ही कभी करूँगा। नुओलन अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था। तुम समझ नहीं रहे हो नुओलन। 4 दिन पहले कार्लोस ने मुझे अपने वाटर फ्रंट वाले अड्डे पर कैद किया था। उसने वहां मेरे साथ काफी कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं वहां से आज़ाद होकर निकल आया। अब ये मेरा पर्सनल मैटर बन चुका है। मैं इसमें कानून का सहारा नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर भी इस खेल में शामिल नहीं होऊंगा। ओह, अगर ऐसा है तब तो हम लोग तुम्हें शामिल करके ही रहेंगे। जल्दी ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर फेनर खड़ा हुआ और ग्लोरी से बोला, चलो ग्लोरी, अभी तो तुम, मैं और बग्सी ही इस मामले से निपटते हैं, जब तक ये मवाली हमारा साथ देने को तैयार नहीं होता है। ग्लोरी खड़ी हुई और बोली, मैं भी इसमें शामिल नहीं होना चाहती हूँ। फेनर जोर से हंसा और बोला, बड़े शर्म की बात है, लेकिन क्या करें, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम नुओलन तो हो नहीं, इसलिए तुम वही करोगी जो तुम्हें करने को कहा जाएगा। उसने ग्लोरी की बाह थामी और उसे दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की। नुओलन ने टोका, ए, छोड़ दो उसे। फेनर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ग्लोरी को खींचते हुए बाहर ले गया। वो बेमन से उनके साथ चली जा रही थी। बाहर सड़क पर पहुंचकर फेनर रुका और ग्लोरी से बोला, हम तुम्हारे घर पर रहेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मेरे पास कोई घर नहीं है। फेनर मुस्कुराया, हम लोग वहां रहेंगे जहां पर तुम अपने कपड़े रखती हो। ये इवनिंग ड्रेस दिन के इस टाइम पर सच में तुम पर बहुत ही अजीब लग रही है। ग्लोरी थोड़ा झिझकी और फिर बोली, देखो, मैं सच में इस कार्लोस वाले मामले में उलझना नहीं चाहती हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? फेनर ने उसे गाड़ी में धकेल दिया। देखो बेबी, अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि कोई जब मर्जी हो तुम्हें गोली मार दे, तो कुछ टाइम तक तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। ग्लोरी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, ठीक है, स्पॉन्ज पायर के पास मेरा छोटा सा ठिकाना है। फेनर ने बग्सी को आदेश दिया, स्पॉन्ज पायर चलो। और अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। अगले कुछ दिनों में यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। हो सकता है मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, या कि हो सकता है ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि मेरा चाहे जो भी हो, कार्लोस को तो खत्म होना ही है। तुम कार्लोस से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, है ना? ग्लोरी ने कहा। हाँ, करता हूँ। इसके बाद तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। स्पॉन्ज पायर से आधा मील दूर ताड़ के पेड़ों के झुरमुट से ढका हुआ एक छोटा सा बंगला था। बग्सी ने एक छोटे लेकिन सजे संवरे बाग से गाड़ी ले जाकर उसे दरवाजे के बाहर पार्क कर दिया। बंगले के चारों तरफ एक चौड़ा बरामदा था, जो हरे रंग के धूप से बचाने वाले पर्दों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं देता था। पहले फेनर गाड़ी से निकला और उसके पीछे ग्लोरी। गैराज पीछे है, ग्लोरी बग्सी से बोली। ओह, तुम्हारे पास गाड़ी भी है? हाँ है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं, फेनर ने कहा। फिर वो बग्सी को बोला, इस किराए की गाड़ी को वापस छोड़ आओ, हम इसी की गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम ज्यादा खुले हाथ से खर्चा करने की हालत में नहीं है। अच्छा ग्लोरी, ये बताओ, यहाँ क्या काम के लिए कोई लोग रखे हुए हैं तुमने? हाँ, साफ सफाई के लिए एक औरत है। ठीक है, बग्सी उसकी मदद कर लेगा। बग्सी, तुम गाड़ी वापस लेकर जाओ और जल्दी लौट कर आना। ग्लोरी अपनी मेड को बता देगी कि तुम आ रहे हो, और फिर जब तक ज़रूरत ना हो
तब तक तुम उसके साथ काम करना, समझ गए? ठीक है बॉस, बक्सी बोला और गाड़ी लेकर चला गया। फेनर ग्लोरी के पीछे पीछे बंगले में दाखिल हुआ। ये एक खूबसूरत बंगला था। एक नाटे कद की स्पेनिश महिला वहां अचानक से प्रकट हुई। ग्लोरी ने हाथ हिलाते हुए उससे कहा, ये मिस्टर फेनर हैं, ये कुछ दिनों तक यहाँ रहेंगे, इनके लिए भी लंच बना लेना। औरत ने फेनर को एक नज़र देखा और फिर वहां से चली गई। फेनर को देखकर जो उपहास के भाव उसकी आंखों में आए थे वो फेनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ग्लोरी ने लॉबी के बाईं तरफ का एक दरवाज़ा खोलते हुए फेनर से कहा, तुम वहां जाकर आराम करो, मैं चेंज करके आती हूँ। फेनर टहलता हुआ उस कमरे में चला गया। ये एक आरामदायक कमरा था जहाँ काफ़ी सारे कुशन थे, दीवान थे और इसे खूबसूरती से सजाया गया था। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया और दोनों ने बिना ज़्यादा बातचीत किए खाना खाया। फिर ग्लोरी ने बड़े ही दिलकश अंदाज में फेनर के सामने पूरा घर दिखाने की पेशकश रखी। सबसे पहले वो फेनर को अपने कमरे में ले गई। फेनर उसकी नीयत और उसके हाव भाव को अच्छी तरह से समझ रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उसने तीखे स्वर में ग्लोरी से कहा, देखो लड़की, ये सब ड्रामेबाजी मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ काम की बात करने आया हूँ। चुपचाप बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। ग्लोरी पलंग पर इस तरह से बैठ गई जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया और बेबसी से फेनर के मुंह की तरफ देखने लगी। फेनर ने बोलना शुरू किया, मैं अब तक काफ़ी सारी बातें समझ चुका हूँ। थैलर ही वो आदमी था जो कार्लोस का लेबर सिंडिकेट चलाता था। उसकी शादी कर्ली रॉबिन्स से हुई थी जो नाइटिंगेल की असिस्टेंट थी। कार्लोस ने आज ही कर्ली का खून करवा दिया है। तुम तो थैलर के साथ घूमती फिरती थी ना, तो तुम बताओ उसका धंधा क्या था? और क्या ये सब कुछ तुम्हें मालूम था? हाँ, मुझे मालूम था। क्या ये भी मालूम था कि उसकी शादी कर्ली से हो चुकी थी? नहीं, वो मुझे नहीं पता था। क्या कार्लोस के बारे में भी सब पता था? हाँ, उसके बारे में मुझे सब पता था। इससे पहले कि फेनर अपना अगला सवाल करता, वो तेजी से उठकर उसके पास आई और उसने अपनी बाहें फेनर की गर्दन में डाल दी। मैं तुम्हारी इन अदाओं में फंसने वाला नहीं हूँ, समझी? कहकर फेनर ने उसे धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गया। तेजी से चलकर जाते हुए वो सामने से आते बक्सी से टकरा गया। बक्सी फेनर को इस तरह से जाते हुए देख रहा था। उसे थोड़ी हैरानी हुई और उसने कमरे में झांका। अंदर चेहरे पर गुस्से के भाव लिए ग्लोरी खड़ी थी। बक्सी को देखकर उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। बक्सी के चेहरे पर दुनिया भर की हैरानी सिमट आई और उसने जल्दी से अंदर जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अध्याय 6। शाम के वक्त फेनर बंगले में वापस लौटा। उसने बक्सी को पोर्च की सीढ़ियों में बैठे हुए लकड़ी के एक टुकड़े से बजरी पर कुछ ड्राइंग बनाते हुए पाया। फेनर सीधा ग्लोरी के कमरे की तरफ चला गया। वो हल्के हरे रंग का रैप पहने खिड़की के नज़दीक बैठी थी। फेनर के कमरे में दाखिल होते ही उसने मुड़कर उसे देखा और फिर किसी नागिन की तरह फुफकारी, बाहर चले जाओ। फेनर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक कहानी तुम्हें सुनानी है। ध्यान से सुनो। फेडरल ब्यूरो गुजरे वक्त की जानकारियां निकालने में लगा हुआ था और मैंने उस सारी जानकारी को देखा है और उससे मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं। इनमें से कुछ बातें तो प्योर फैक्ट हैं और कुछ बातें मेरा अंदाज़ा है, लेकिन इन सबको अगर आपस में मिला दिया जाए तो पूरी कहानी काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। तो इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत होती है इलिनॉय के एक छोटे से कस्बे से। इस कस्बे में जिस आदमी का एक छत्र राज चलता है वो अपने लिए एक जवान खूबसूरत बीवी लेकर आता है। अब इस बात में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन उस जवान बीवी की बड़ी ही महंगी महंगी इच्छाएं हैं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की तर्ज पर वो बेपरवाह तरीके से पैसे खर्च करने लगती है। ये जो आदमी है इसका नाम है लीडलर और ये वहाँ एक नेता टाइप का आदमी है। अब तुमने इस आदमी से शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें लगा कि लीडलर से शादी करके तुम उस नाच गाने वाली कंपनी से बाहर निकल पाओगी जिसमें तुम उस टाइम काम करती थी, और वाकई ऐसा हुआ भी। और अब लीडलर तुम्हारी अय्याशियों के लिए पैसा जुटाने के चक्कर में कस्बे के सरकारी पैसों का हेर फेर करने लगा और फिर तुम लोग भागकर फ्लोरिडा पहुंच गए। ग्लोरी ने अपने दोनों हाथों को मोड़कर अपनी गोद में रख लिया और बोली, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फेनर मुस्कुराया, अरे मेरी जान, किसने कहा कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ? लेकिन चलो पहले कहानी तो पूरी होने दो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फिर उसके बाद पता नहीं क्यों तुम और लीडलर अलग अलग हो गए।
लेकिन चूंकि अब थेलर इस कहानी में दाखिल हुआ तो मुझे लगता है कि तुम्हें जवान और अमीर मर्द पसंद हैं। अब तक लीडलर तुम्हारी जिंदगी से बाहर जा चुका है और तुम थेलर के साथ उसकी नाव में ही रह रही हो और फिर लंबी यात्रा पर निकल जाती हो। लेकिन थेलर एक ऐसा आदमी निकलता है जिसे अपनी प्रेमिकाओं को मारने में मजा आता है। अब तुम भी कोई सती सावित्री तो हो नहीं और इसलिए तुम भी उसकी इस मानसिक विकृति में उसका साथ देने लगती हो। वो जैसा चाहता है उसे वैसे ही करने देती हो। तुमसे मिलने से पहले थेलर कर्ली से विवाहित था, लेकिन कर्ली ने उसकी इन गंदी हरकतों को सहने से मना कर दिया था। अब ये जो थेलर था ये उन चीनी लोगों को ठिकाने लगाता था जिनको कार्लोस गैर कानूनी तरीके से यहाँ उतारता था। वो कार्लोस को हर चीनी के हिसाब से कुछ रकम देता था और उनको शहरों में स्वेट शॉप में बेच देता था। कर्ली को चूंकि इस सब के बारे में पता था तो उसे ऐसे बिना निगरानी के छोड़ना खतरनाक हो सकता था। इसीलिए थेलर ने उसे नाइटिंगेल की दुकान में नौकरी दिलवा दी, क्योंकि नाइटिंगेल कार्लोस के लिए छोटे मोटे काम करता है। इससे दो फायदे थे। एक तो कर्ली को बिना ज्यादा कुछ काम किए ठीक ठाक सा पैसा मिल रहा था और दूसरी तरफ नाइटिंगेल कर्ली का ख्याल भी रख सकता था। अब इसके बाद की कहानी और भी मजेदार है। तुमने विचार बनाया कि तुम लीडलर से तलाक लेकर थेलर से शादी कर लो, लेकिन लीडलर कहाँ था इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था और तुम्हें यह भी नहीं पता था कि थेलर तो पहले से ही शादीशुदा है। ऐसे में एक दिन तुम्हारी नाव पहुंची की वेस्ट। तुम शाम को यूं ही मौज मस्ती के लिए एक लोकल कसिनो में गई और वहां ये देखकर तुम्हारी हैरानी की सीमा नहीं रही कि वहां पर नोलन नाम का जो शख्स मौजूद है वही तुम्हारा खोया हुआ पति है। तुम्हें एक जोर का झटका लगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? ग्लोरी लगातार अपना निचला होठ चबाए जा रही थी। फेनर के चुप होते ही वो गुस्से से बोली, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, है ना? समझता नहीं हूं मेरी जान, वो तो मैं हूं ही। अब आगे सुनो। अब हुआ यूं कि ये जो नोलन या लीडलर जो है उसका जुआ घर नुकसान में चल रहा है और इसलिए वो पैसों के एवज में तुम्हें तलाक देने को तैयार हो जाता है। अब तुम्हें तलाक के लिए उसे पैसे देने हैं, लेकिन थेलर तुम्हें पैसे दे नहीं रहा है। तो कुछ देर के लिए तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं कि अब क्या करूं। तुम्हें थेलर से प्यार तो वैसे भी नहीं है, तुम्हें तो बस उसका पैसा चाहिए जो कि उसके पास बहुत है। तुम्हें ये सारा पैसा चाहिए अपनी अय्याशियों के लिए और इसीलिए वो पैसा लेने के लिए ये जरूरी है कि तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। और पता है मेरी जान, पुलिस वालों से मुझे एक और जानकारी मिली है। उन्होंने पता लगाया है कि जब तुम थेलर के साथ थीं, उसी दौरान एक चीनी से भी तुम्हारा चक्कर चल रहा था। तुम दोनों चोरी छिपे प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे, लेकिन असल में ये तुम्हारी खामख्याली थी। वो चीनी कार्लोस के लिए काम करता था। वो कुछ महीनों पहले गायब हो गया था। हो सकता है थेलर को तुम्हारे और उसके चक्कर के बारे में पता चल गया हो और उसने कार्लोस को उसे ठिकाने लगाने के लिए बोल दिया हो। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो आदमी गायब हो गया। वैसे तुम तो जानते ही होंगी कि उसके साथ क्या हुआ। ग्लोरी अब रोने लगी थी। फेनर बिना रुके कहता रहा, खैर छोड़ो, हो सकता है इन बातों का कोई मतलब ना हो। अब इसके आगे अचानक से तुम्हारी एक रहस्यमय बहन पैदा हो जाती है, पता नहीं कहाँ से। ये बहन मुझसे मिलने आती है। मजे की बात यह है कि पुलिस वाले इस लड़की की कोई भी जानकारी नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे अतीत को खोदने की कोशिश की थी, लेकिन उनको तुम्हारे उस नाच गाने वाली कंपनी में बिताए वक्त की ही जानकारी मिल पाई। इस बात से मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन तुमसे तो बेहतर ही थी और किसी परेशानी में नहीं पड़ी थी। वो मेरे पास क्यों आई और उसे चीनियों, नोलन और कार्लोस के बारे में कैसे पता था, इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं लग पाई है, लेकिन मैं जल्दी ही लगा लूंगा। और जहां तक मेरी बात है, वो तो तुम्हारी बहन ही है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे यहाँ के हालात कुछ ऐसे नजर आए। नोलन कार्लोस और थेलर से डरा हुआ है। अब मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसके लीडलर होने का पता चले। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि तुमने थेलर को नोलन के बारे में बता दिया है, या फिर अगर नहीं बताया है तो कम से कम नोलन ये समझता है कि बता दिया है। तुम्हारे और थेलर के रिश्ते में भी खटास आ चुकी है। तुम दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं और फिर तुम्हें पता चलता है कि थेलर शादीशुदा है और तुम उस पर गोली चला देती हो। फिर तुम घबरा जाती हो और भागी भागी मेरे पास आती हो।
तुम्हें मेरे हाव भाव ठीक लगते हैं, और वैसे भी अब तुम्हें कोई नया मुर्गा तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो मैं ही क्यों नहीं। इसीलिए थैलर को गोली मारकर तुम भागी भागी मेरे पास आ जाती हो। लेकिन थैलर तो उस वक्त तक मरा ही नहीं, वो तुम्हारी चलाई गोली से बच जाता है। वो नाव के नजदीक पार्क की गई अपनी गाड़ी में इंतजार करता है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला करता है, जिससे मैं किसी तरह से बच जाता हूँ। बाद में उसे पता चलता है कि तुमने उसे गोली मारने के बाद उसकी नाव से कुछ चुरा लिया है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मेरी जान। ग्लोरी ने अब रोना बंद कर दिया था। क्या तुम्हें केवल इतना ही पता है? फेनर ने कंधे उचकाए और बोला, ये काफी नहीं है, इससे बहुत कुछ तो साफ हो ही जाता है कि नहीं? ग्लोरी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो तुम समझ ही सकती हो कि थैलर से अब तुम्हें एक धेला भी नहीं मिलने वाला है, तो तुम और मैं उसके पीछे पड़ सकते हैं। मैं कार्लोस और उसके धंधे की वाट लगाने वाला हूँ, और जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे ही थैलर भी इससे बर्बाद हो जाएगा। बोलो, क्या कहती हो? मुझे सोचना पड़ेगा, अभी तुम जाओ, मैं थोड़ा सोच कर जवाब दूंगी। ठीक है, मैं बगल के कमरे में मौजूद रहूंगा, तुम जल्दी से अपना मन बना लो। फिर फेनर कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर ठिठक कर रुक गया। क्या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी? ग्लोरी ने आंखें झुका ली। बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे नफरत करती थी। वो बहुत ही बुरी और छोटी सोच वाली लड़की थी, जो हमेशा परेशानी खड़ी कर दिया करती थी। यानी तुम्हें उसके मरने का जरा भी दुख नहीं है? मैं क्यों दुखी हूं, उसे अपने कर्मों की ही सजा मिली है। फेनर कुछ देर दरवाजे के करीब ही खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, आहा, इससे तो मुझे एक और बात सूझी है। उसकी मौत के टाइम तुम और थैलर न्यूयॉर्क में ही तो थे। तुम दोनों देखने में दिखती भी जुड़वा जैसी हो सकता है थैलर का उसके ऊपर दिल आ गया हो सकता है तुमने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया हो और फिर जलन के मारे उसका कत्ल कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि थैलर ने उन दोनों क्यूबन गुंडों को उसे ठिकाने लगाने के लिए कहा हो। क्या वो दोनों उसके आदमी थे? ग्लोरी ने परेशान होकर कहा, अरे जाओ भी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो जितना तुम दिखाना चाह रहे हो। फेनर को इस नए विचार ने एकदम हैरान कर दिया था। सच सच बताओ ग्लोरी, क्या ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या तुम ही ने मैरियन डेली की हत्या की है? ग्लोरी जोर से हंसी और बोली, तुम एकदम पागल हो चुके हो, मैंने उसे नहीं मारा है, जाओ यहां से अब। फेनर काफी देर तक खड़ा ग्लोरी को देखता रहा, फिर कमरे से बाहर चला गया। वो अपने अंदर एक अजीब सा उत्साह महसूस कर रहा था, जैसे वो इस गुत्थे को सुलझाने के एकदम करीब पहुंच गया हो। वो साइड बोर्ड तक गया और उसने अपने लिए एक जाम तैयार किया। एक ही घूंट में उसे चढ़ाकर वो दीवान पर पसर गया। वहीं लेटा काफी देर तक वो सारी चीजों के बारे में सोचता रहा। हॉस्किस ने उसकी काफी मदद की थी। उसे जो भी जानकारी मिली थी वो सब उसने फेनर को दे दी थी, और आने वाले दिनों में भी और जानकारी ढूंढ कर लाकर देने का वादा किया था। भले ही अभी तक वो मैरियन डेली के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाया था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ पता लगा ही लेगा। वो जानता था कि नुओलन जब तक फ्लोरिडा में था तब तक सुरक्षित था, उसे इधर कोई सजा नहीं हो सकती थी। लेकिन क्या वो इतना समझदार था कि फेनर की चाल को भांप जाता? एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज था, फेनर ने सोचा। शाम के समय जब ग्लोरी बाहर आई तब भी फेनर वहीं पर था। वो आकर वहां बैठ गई। तो तुमने फैसला ले लिया? फेनर ने पूछा। हाँ, ले लिया। बहुत बढ़िया, मैं जानता था कि तुम मेरे पक्ष में ही फैसला करोगी। चलो अब जल्दी से ये बताओ कि थैलर को मारने के बाद तुमने वहां से क्या लिया था? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने वहां से कुछ लिया है? देखो बेबी, वैसे तो ये मेरा अंदाजा है, लेकिन मेरे ऐसे अंदाजे एकदम सही होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हारे ऊपर गोली क्यों चलाता? ग्लोरी ने एक ठंडी सांस ली और उठकर साइड बोर्ड तक गई। वहां से उसने लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स निकाला, फिर एक छोटे चमड़े के बटुए के साथ वो वापस लौटी। ये लिया था। उस बटुए में फेनर को काफी सारे कागजात मिले। उसने एक सिगरेट जलाई और बड़े ही ध्यान से उनको चेक करने लगा। थोड़ी देर तक तो ग्लोरी वहां बैठी रही, लेकिन फिर जब उसे लगा कि फेनर अपने काम में डूबा हुआ है तो वो उसे छोड़कर बाहर बरामदे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई, फेनर तब भी कागजात पढ़ने में मशगूल था। अपनी नजरों को हटाए बिना वो बोला, खाना तैयार करवाओ, आज मुझे पूरी रात काम करना है। ग्लोरी बाहर चली गई। 1.5 घंटे बाद वो वापस आई। आते ही फेनर ने उससे पूछा, क्या उनमें से किसी को भी तुम्हारे इस घर के बारे में मालूम है? नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा, तुम ये चाहती हो
कि मैं इस बात पर यकीन कर लूं कि ये सब तुम्हारे खुद के पैसे का है? तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहती थी कि जब मैं इस सब से तंग आ जाऊं तो जाने के लिए मेरे पास अपना कोई ठिकाना हो। इसीलिए मैंने पैसे बचाए और ये घर खरीद लिया। इसके बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा, पता है उस बटुए में क्या था? मैंने बटुआ खोलकर देखा तो था, लेकिन वो कागजात मेरे किसी काम के नहीं थे। लेकिन थेलर के लिए वो बहुत कीमती हैं। इसमें कार्लोस द्वारा उसे दी गई 4 रसीदें हैं। नुओलन के साइन किए हुए ऐसे 2 डॉक्यूमेंट हैं जो ये बताते हैं कि नुओलन ने उससे काफ़ी पैसा उधार लिया है। और ऐसे 4 ठिकानों के पते हैं जहां पर वो चीनियों को लाते हैं। ग्लोरी ने कंधे उचकाकर कहा, तो इन्हें कौन सा बैंक में जमा करके मुझे पैसे मिलने वाले थे? फेनर हंसा, लेकिन मुझे तो इनसे बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, मुझे एक बड़ा सा लिफाफा दो जरा। ग्लोरी ने एक दराज में से लिफाफा निकालकर उसे दिया। फेनर मेज तक गया। उसने बटुए वाले कागजात उस लिफाफे में डाले, फिर एक चिट्ठी लिखकर उसे भी लिफाफे में डाल दिया। लिफाफे पर उसने ये पता लिखा, पॉला डॉलन, कमरा नंबर 1156, रूजवेल्ट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क। ये पॉला डॉलन कौन है? ग्लोरी ने उस पते को पढ़ते हुए कहा, मेरी सेक्रेटरी है। तो उसे ये सब क्यों भेज रहे हो? वो इसलिए क्योंकि ये गेम मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। अगर मैं चाहता तो इनको फेडरल एजेंट हॉस्किस को दे सकता था और उसे इन दोनों के पीछे लगा सकता था। ये सबूत हॉस्किस द्वारा जांच शुरू करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन कार्लोस ने मुझसे पंगा लिया है और मैं उसे इसकी सज़ा देना चाहता हूँ। अब अगर वो मुझे कोई नुकसान भी पहुँचा देता है तो ये कागजात उससे पहले ही पुलिस के पास पहुँच चुके होंगे। कुछ आया समझ में? चलो, मैं अब इसे डाक में डालकर आता हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। पार्सल को जमा करके लौटते वक्त उसे एक टेलीग्राम ऑफिस दिखाई दिया। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसके अंदर चला गया। वहां जाकर उसने एक तार भेजा जिसमें लिखा था, डॉलन, 1156, रूजवेल्ट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क सिटी। मैरियन डेली मर्डर केस में ग्रॉसेट द्वारा की गई प्रोग्रेस की रिपोर्ट भेजो, जल्दी। फिर उसने तार के पैसे चुकाए और ऑफिस से बाहर निकल आया। जब वो ग्लोरी के घर पहुंचा तो वो खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। खाना खाने के बाद उसने कहा, मैं ज़रा तुम्हारे पति से मिलने जा रहा हूँ। अब टाइम आ गया है कि वो शर्माना छोड़े और मेरा साथ दे। मुझे नहीं लगता फेनर कि उस जैसा आदमी तुम्हारी कोई मदद करेगा। अरे तुम वो सब छोड़ दो, बस ये याद रखना कि जब तक मैं इन लोगों से निपट ना लूँ तब तक तुम यहीं रहना। किसी भी कीमत पर इस जगह को छोड़कर मत जाना। तुम्हें काफ़ी कुछ ऐसा पता है जिससे थेलर की खटिया खड़ी हो सकती है, इसलिए उसकी गैंग का कोई भी आदमी तुम्हारा गला रेतने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि यहीं रहो। वैसे भी इस काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम किसी और बेवकूफ़ मुर्गे को फांसने के लिए भी जिंदा रहोगी। अच्छा ठीक है। फेनर रसोई घर की तरफ बढ़ गया। बग्सी खाना खा चुका था और उस स्पेनिश औरत से नैन मटक्का करने की कोशिश कर रहा था जो उसे ज़रा भी घास नहीं डाल रही थी। फेनर ने बग्सी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है रात को लौटूं या फिर शायद ना लौटूं। तुम यहीं रहना और यहाँ की निगरानी करना। हो सकता है कोई ग्लोरी पर फिर से हमला करने की कोशिश करे। और इससे पहले कि बग्सी उससे कुछ पूछता, फेनर फुर्ती से वहाँ से बाहर निकल गया। भाग 6। मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था ना, तुम फिर भी आ गए। नुओलन इस बार गुस्से से फेनर से बोला। फेनर ने कागज़ के 2 टुकड़े उसकी मेज़ पर फेंक दिए। ज़रा इनको देखो। नुओलन ने कागज़ के उन टुकड़ों को उठाकर देखा और उसका शरीर ऐंठ सा गया। मेरी मानो तो इन्हें जला दो, फेनर ने कहा। नुओलन ने फुर्ती से जेब से माचिस निकाली और उन कागज़ों को जला दिया। चलो, अब इससे तुम्हारी कुछ मुसीबतें तो कम हो गई होंगी, है ना लीडलर? नुओलन का चेहरा कोरे कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गया। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे यहाँ पर इस नाम से मत पुकारो। ठीक है, नहीं पुकारूंगा। ये बताओ, थेलर ने तुम्हें 10,000 क्यों दिए थे? तुम्हें ये कागजात मिले कहाँ से फेनर? बस मिल गए, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम थेलर के कर्जे से जल्दी बाहर निकल जाते हो तो शायद मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। नुओलन ने बेचैनी से आंखें घुमाई। ज़रूर ग्लोरी ने तुम्हें बताया होगा ये सब। नहीं, मुझे ये सब पुलिस वालों से मिला है। अब तुम जल्दी बोलो, तुम मेरा साथ देते हो कि नहीं? नहीं तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ इलिनॉय ले जाऊंगा। मुझे लगता है वहाँ के लोग तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होंगे। नुओलन धम से कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहते हो? देखो, मुझे एक जंग की शुरुआत करनी है। सबसे पहले मैं कार्लोस के गैंग पर हमला करूंगा, उसकी नावों को बर्बाद करूंगा और फिर बिना किसी परेशानी के उसकी खुद की गर्दन तक पहुंचूंगा।
कार्लोस को खत्म करने के बाद फिर हम थैलर के पीछे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? नोलन ने गंभीर स्वर में कहा। फेनर बेफिक्री से हंसा और बोला, आसान नहीं है, इसीलिए तो इस खेल में और मजा आएगा। हम शॉक टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। हम उनको ऐसे झटके देंगे कि वो चक्कर घिन्नी की तरह घूमते रहेंगे। कार्लोस से भिड़ने के लिए तुम कितने लोगों का इंतजाम कर सकते हो? बताओ, कोई लड़के हैं तुम्हारी नज़र में? हाँ, एक गैंग है जो कुछ दाम लेकर ये काम कर सकता है। ठीक है, उनको जितना पैसा चाहिए वो तुम दे देना। वैसे भी मैंने तुम्हारे 10,000 बचाए हैं, तो उनमें से कुछ तो तुम खर्च कर ही सकते हो। वैसे थैलर ने तुमको इतने पैसे दिए क्यों थे? नोलन धीमी आवाज में बोला, वो नहीं चाहता था कि मैं ग्लोरी को तलाक दूं। इसके एवज में उसने मुझे वो पैसे दिए थे। कुछ दिनों से वो उन पैसों को वापस मांग रहा था। तुम तो सारे के सारे ही एक नंबर के कमीने हो। चलो ठीक है, मुझे अपने आदमियों से मिलवाओ जल्दी। नोलन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और फिर दोनों साथ में बाहर निकल गए। भाग 6। 4 मिनट की ड्राइव के बाद वो लोग डुवल स्ट्रीट पर बने एक पूल रूम के सामने खड़े थे। पहले नोलन और उसके पीछे फेनर भी अंदर दाखिल हुआ। उस बड़े से कमरे में एक बिलियर्ड टेबल और 2 हरे रंग के शेड लगे बल्ब थे। टेबल के इर्द गिर्द 5 लोग थे, जिन्होंने सिगरेट के धुएं से वहां का माहौल भारी सा बना रखा था। मुझे तुम लोगों से बात करनी है, नोलन ने उनसे कहा। ये जो मेरे साथ आदमी है, इसका नाम फेनर है। ये कार्लोस के गैंग का सफाया करना चाहता है। इसे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें यहाँ से बाहर धकेल दिया जाए। उन सभी लोगों ने अजीब नज़रों से फेनर को देखा। उनमें जो सबसे लंबा था, उसने फेनर से कहा, क्या सच में? बड़ा अच्छा आइडिया है। और कुछ होना हो, इससे हमारा बहुत ही शानदार क्रियाकर्म तो जरूर ही हो जाएगा। फेनर धीमी आवाज में नोलन से बोला, मुझे इन सब के बारे में कुछ बताओ। जिस आदमी ने अभी बोला था उसकी तरफ इशारा करते हुए नोलन ने कहा, इसका नाम शेफ है। वो जो हरी कमीज वाला है वो स्केल्फोनी है। जिसने क्यू पकड़ी हुई है वो कैमरिन्स्की है। और वो लड़का जो थोड़ा महंगा है वो मिक एलेक्स है। फेनर ने उनको देखकर सोचा कि वो सारे ही छटे हुए बदमाश थे। उसने अपना सिर हिलाया और बोला, चलो एक साथ बैठकर बात करते हैं। सभी लोग एक बेंच पर बैठ गए और फेनर ने बारमैन से उन सभी के लिए कुछ पीने को लाने को कहा। उन लोगों में से जो एक छोटे कद का पतला सा बूढ़ा इटालियन था, उसका नाम था स्केल्फोनी। वो बोला, अरे भाई, मुझे कुछ देर में एक लड़की के साथ डेट पर जाना है, तो बेहतर होगा कि हम लोग सीधे मुद्दे की बात करें। फेनर ने कहना शुरू किया, देखो साथियों, कार्लोस ने इस कस्बे पर बहुत दिनों तक राज कर लिया है। मैं उसके लिए यहाँ इतनी परेशानी खड़ी कर देना चाहता हूँ कि वो हार मानकर यहाँ से कूच कर जाए। और इस काम के लिए मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है। बस इतना याद रखना कि ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। हम एक तरह से एक जंग पर जाने वाले हैं। लेकिन इससे हमको क्या मिलेगा? शेफ ने पूछा। फेनर ने नोलन को इशारा किया, ये तुम्हारा काम है, तुम ही बताओ। नोलन ने कुछ सोचा और फिर बोला, 2-2 हज़ार डॉलर हर एक आदमी को दूंगा। और फिर जब यहाँ पर मेरा राज हो जाएगा तो एक पक्की नौकरी भी दूंगा। कैमरिन्स्की ने अपनी नाक में उंगली घुमाते हुए पूछा, तुम भी वो कार्लोस वाला ही धंधा करोगे? नहीं, मेरे पास उससे बेहतर काम है। वो सब बातें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। कैमरिन्स्की ने शेफ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तो 2,000 कोई ज्यादा रकम नहीं है, लेकिन ये मेरी दिली इच्छा है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस गैंग को तबाह कर दूं। शेफ ने कहा, 2 से काम नहीं होगा, 3,000 करो। नोलन ने ना में सिर हिला दिया, नहीं हो पाएगा, 2 बहुत हैं। करना है तो बोलो। एक पल को शांति छाई और फिर भैंगी आंखों वाला एलेक्स बोला, मुझे मंजूर है। दूसरे लोग पहले तो झिझके फिर मान गए। फेनर ने चैन की सांस ली। उसकी योजना का पहला पड़ाव पार हो चुका था। उसने उन लड़कों से कहा, हमें एक नाव की ज़रूरत होगी। क्या तुम में से किसी के पास मोटर बोट है? कैमरिन्स्की ने हामी भरी। बहुत बढ़िया। की लार्गो से थोड़ा उत्तर की दिशा में ब्लैक सीजर पत्थर है। उसी जगह पर कार्लोस अपनी नावें रखता है। वहीं पर थैलर चीनियों को उससे लेता है और आगे के सफ़र पर जाता है। हमें इसी कस्बे को चेक करना होगा। स्केल्फोनी ने अपनी छोटी छोटी टांगें हिलाई और बोला, मुझे उन लोगों से एक हिसाब चुकता करना है। क्या तुम अपने साथ कुछ बम भी ले जाना चाहोगे? बम? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने चाहे ले आना, मज़ा आएगा, फेनर ने कहा। नोलन थोड़ा बेचैन होकर बोला, अरे लेकिन बम के कारण पुलिस वाले जान ले लेंगे हमारी। ऐसा कुछ नहीं होगा नोलन। पुलिस वाले कार्लोस के मरने पर परेशान नहीं होने वाले। वो तो लड्डू बांटेंगे जब वो मरेगा तब। स्केल्फोनी उत्साह में उठकर खड़ा हो गया।
कब जाना होगा बताओ। जैसे ही नाव और सारा असला तैयार हो जाता है हम लोग निकल पड़ेंगे। ठीक है, वैसे तो मुझे अपनी बंदी के साथ डेट पर जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला काम ज़्यादा मज़ेदार है। तुम्हारी नाव कहाँ है? फेनर ने कैमरिन्स्की से पूछा। वो सैन फ्रांसिस्को होटल के ठीक सामने वाले बंदरगाह पर खड़ी है। ठीक है, क्या तुम सभी सारी तैयारी करके मुझे 1 घंटे के अंदर नाव पर मिल सकते हो? सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो गए। फिर फेनर नुओलन को लेकर बाहर आ गया। वहाँ उसने धीमी आवाज़ में उससे कहा, एक काम करो, तुम पुलिस के पास जाओ और उनसे सुरक्षा मांगो। अगर कार्लोस को शक हुआ कि इस हमले के पीछे तुम हो तो वो तुम्हारे कैसीनो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम नज़रों से ओझल हो जाओ। पुलिस से कहो कि तुम्हें डर है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है और इसलिए तुम्हें अपने यहाँ एक पुलिस ऑफिसर चाहिए। नुओलन ये सुनकर थोड़ा बेचैन दिखाई दिया। फिर उसने कहा कि वो फेनर की सलाह मानेगा और फिर वहाँ से चला गया। भाग 7। मुख्य रास्ता छोड़कर फेनर सुनसान गलियों से होता हुआ वाटर फ्रंट की तरफ बढ़ने लगा। वो तेजी से चला जा रहा था। उसका हैट उसके चेहरे पर नीचे तक खिंचा हुआ था और उसकी अलर्ट आंखें चारों तरफ का जायजा लेती जा रही थी। जैसे ही ब्लैक बीच से होता हुआ वो वाटर फ्रंट पहुंचा तो उसे एक स्ट्रीट लैंप के नीचे एक कार खड़ी दिखाई दी। उसके सारे शीशे पर्दों से ढके हुए थे। उसने गौर से गाड़ी को देखा और फिर अपनी स्पीड कम कर दी। उस वीरान गली में उस कार की मौजूदगी उसे खटकी और जब उसने गाड़ी की पिछली खिड़की के पर्दे को थोड़ा हिलते देखा तो वो किसी गड़बड़ के अंदेशे के कारण नज़दीक मौजूद एक एंट्रेंस में घुस गया। तभी गाड़ी का इंजन शुरू होने की आवाज़ आई और वीरान सड़क पर गाड़ी घरघराहट के साथ आगे बढ़ने लगी। जब तक वो आगे एक मोड़ पर जाकर मुड़ नहीं गई तब तक फेनर एंट्रेंस की आड़ में ही छिपा रहा। फिर वो वापस फुटपाथ पर निकल आया। आगे बढ़ने की बजाय वो वहीं खड़ा खड़ा कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। उसे गाड़ी की बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई दी और उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभर आई। गाड़ी आगे जाकर मुड़ी तो थी लेकिन अब लौट कर वापस आ रही थी। उसने तेजी से भागकर सड़क पार की और एक एंट्रेंस में दाखिल होकर खुद को अंधेरे में छिपा लिया। कार मोड़ पर आकर मुड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। जैसे ही वो फेनर की बगल से गुजरी वैसे ही कार की खिड़की से गोलियां बरसने लगीं। फेनर सड़क के दूसरी तरफ गोलियों की दीवारों से टकराने की आवाज़ साफ सुन सकता था। कोई था जो अपनी थॉमसन गन से गोलियां बरसाए जा रहा था। फेनर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। अच्छा हुआ जो उसने सड़क पार कर ली थी। अगर वो वहीं पर होता तो अब तक उसका शरीर गोलियों से छितरा पड़ा होता। गाड़ी जब फेनर की बगल से दोबारा गुजरी तो उसने निशाना लेकर 3 बार गोली चलाई। गोली सही जगह लगी और उसे कार के शीशे चटकने की आवाज़ सुनाई दी। कार का बैलेंस बिगड़ा और वो पहले फुटपाथ से टकराई और फिर वहां पर बनी दुकान के डिस्प्ले विंडो को फोड़कर अंदर घुस गई। फेनर प्रवेश द्वार से निकलकर सड़क पर आगे की तरफ भागा। गाड़ी के बगल से गुजरते हुए वो एक अंधेरी गली में जाकर छुप गया। कार से 3 लोग बाहर निकले। वो लोग अब किसी ओट की तलाश में भाग रहे थे। फेनर ने बीच वाले पर रिवॉल्वर तानी और ट्रिगर दबा दिया। वो आदमी मुंह के बल सड़क पर लुढ़क गया। तब तक बाकी दोनों एंट्रेंसों में पनाह ले चुके थे। अब उन्होंने गली के मुहाने की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनकी गोलियां दीवारों से टकरा रही थीं, जिससे दीवार के छोटे छोटे टुकड़े छितराकर इधर उधर गिर रहे थे। चूंकि ये टुकड़े फेनर के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, इसलिए उसे रेंगते हुए गली के मुहाने से दूर जाना पड़ा। फेनर को नाव में बिताई अपनी रात अभी तक याद थी। वो नहीं चाहता था कि उस दिन की तरह कोई उसकी तरफ बम उछाल दे और वो उसकी चपेट में आ जाए। इसलिए वो गली में और अंदर की तरफ घुसता चला गया। तभी किसी ने कहा, बेहतर होगा कि तुम इधर आ जाओ। फेनर चौंक पड़ा। उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया कि एक दरवाज़ा खुला था और वहाँ एक साया खड़ा था। साया चिल्लाया, दरवाज़ा बंद करो और कहीं पर छुप जाओ, जल्दी करो। क्या मैं पुलिस को फ़ोन कर दूं? ये एक औरत थी जिसने फेनर को आवाज़ दी थी। फेनर उसके नज़दीक पहुंचा और बोला, ये मेरे और उनके बीच की बात है, तुम इस पचड़े में मत पड़ो। अंदर ही रहो, नहीं तो तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। फेनर के मुख से ये शब्द निकले ही थे कि गली के मुहाने पर आंखों को चौंधियाने वाली एक रोशनी हुई और फिर एक तेज धमाका। धमाके से जो तेज हवा का झोंका पैदा हुआ, उसके कारण फेनर और वो औरत घर के भीतर बनी संकरी राहदारी में उछलकर जा गिरे। फेनर लुढ़का और फिर दरवाजे पर लात मारकर उसने उसे बंद कर दिया। अच्छा, तो ये लोग बम भी लेकर आए हैं, औरत ने कांपती आवाज में कहा। ये घर ऐसा दूसरा धमाका नहीं झेल सकेगा, ये तो गिरकर धराशायी हो जाएगा। मुझे आगे के कमरे में ले चलो, फेनर ने उससे कहा। औरत ने उसे रोकते हुए कहा,
अरे नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर तुमने मेरे घर की खिड़की से गोली चलाना शुरू किया तो वो तुम्हारे ऊपर एक बम और फेंक देंगे और फिर हम दोनों मर जाएंगे। तभी उसके कानों में पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। सायरन तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा था। अरे ये तो पुलिस आ गई, वो औरत बोली। तुम्हारे पास माचिस है? फेनर ने माचिस जलाई और उस औरत ने वो तीली थाम ली। उससे उसने पास रखा एक गैस लैंप जलाया, जिससे घर में रोशनी हो गई। फेनर ने देखा कि वो एक छोटे कद की, थोड़ी मोटी, अधेड़ उम्र की औरत थी। आपने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे पहले कि पुलिस वाले घरों की तलाशी लेना शुरू करें, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, फेनर ने कहा। तभी सायरन की तेज आवाज़ बाहर से आई और फिर गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़। औरत ने कहा, तुम्हारा बाहर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, तुम फिलहाल इधर ही रुको। ऐसा करो, उस गलियारे की तरफ चले जाओ, वहाँ किचन है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। पुलिस वाले जब अंदर आएंगे तो मैं उनसे निपट लूँगी। ठीक है, फेनर ने कहा और वो किचन की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर दरवाज़ा बंद करके वो एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। कमरे से अभाव झलक रहा था, लेकिन चीज़ें काफ़ी साफ सुथरी थीं। ज़मीन पर बिछी चटाई पतली और एकदम पुरानी थी। दीवार पर 3 धार्मिक पेंटिंग्स लगी थीं और फायरप्लेस के दोनों तरफ कछुओं के सजावटी खोल रखे थे। बगल के कमरे से बातचीत की अस्पष्ट आवाज़ें आ रही थीं। बाहर हुए धमाके से अभी भी फेनर का दिमाग चकरा रहा था। उसने अपने कोट के अंदर हाथ डालकर अपना बटुआ निकाला और उसमें से $10 के 5 नोट निकाल लिए। फिर उसने ड्रेसर में मौजूद एक प्लेट के नीचे उन नोटों को रख दिया। उसे अंदाज़ा था कि वो औरत उससे पैसे लेना कभी स्वीकार नहीं करेगी, और कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे वाकई पैसों की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुई। वो चले गए। अब तुम जा सकते हो। वैसे क्या वो कार्लोस के गैंग के आदमी थे? फेनर ने उसे गौर से देखा। आप कार्लोस के गैंग के बारे में क्या जानती हैं? बहुत कुछ जानती हूँ। अगर वो लोग नहीं होते तो मेरा पति टिम आज जिंदा होता। उन्हीं लोगों ने उसे मार डाला था। मेरा पति एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन हमारा गुजर आराम से हो जाता था। उसकी एक नाव थी जिसमें वो लोगों को खाड़ी में मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाता था। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। तो इन लोगों ने उसे मार क्यों डाला? फेनर ने पूछा। इसी कार्लोस ने उसे चीनियों की तस्करी करने के लिए अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी। उसने टिम को पैसे देने चाहे, लेकिन टिम को ये काम करना मंजूर नहीं था। वो ऐसा ही था, किसी के दबाव में नहीं आता था। तुम्हारी ही तरह बहादुर था वो, और साथ में ताकतवर और खतरनाक भी था, और इसीलिए उसने कार्लोस को मना कर दिया। कार्लोस को ये बात पसंद नहीं आई और उसने मेरे टिम की हत्या करवा दी। अब मरने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो बचा रह जाता है उसे तिल तिल करके ये दुख झेलना पड़ता है। जब उन्होंने टिम को मारा तो वो एक पल के लिए भी तड़पा नहीं था, बस अभी था और अभी नहीं। लेकिन मैं उसी दिन उसी पल से तड़प रही हूँ और कुछ भी भूल नहीं पा रही हूँ। शायद वक्त गुजरने के साथ मैं अंदरूनी तौर पर मर जाऊं और फिर चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएं, लेकिन अभी तो मैं कार्लोस का खून पीना चाहती हूँ। फेनर जाने के लिए तैयार था। वो बड़े ही प्यार से बोला, आप अपना ख्याल रखिए प्लीज़, और कार्लोस की चिंता मत कीजिए। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। उसे अपने किए की सज़ा मिलेगी। अगर आप उसे मारेंगी तो फिर आपका क्या होगा? इसलिए उसे मेरे लिए छोड़ दीजिए, उसे मैं देख लूँगा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, और जैसे ही फेनर बाहर निकला वो आराम कुर्सी के बगल में निढाल होकर घुटनों के बल बैठ गई। भाग 7। जब फेनर बंदरगाह पहुंचा तो शेफ सैन फ्रांसिस्को होटल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं 2 थॉमसन और बहुत सारी गोलियां लेकर आया हूँ। स्केल्फोनी के पास बमों से भरा हुआ थैला है। अब ये तो भगवान ही जाने कि वो काम करते हैं कि नहीं। वो सारे बम उसने खुद बनाए हैं। जब से उसने उनको बनाना सीखा है तभी से वो उनका उपयोग करने के लिए मचल रहा था। चलो आज उसे मौका मिल जाएगा, फेनर ने कहा। केमरिंस्की की नाव काफ़ी बड़ी थी। वहाँ पर एलेक्स और स्केल्फोनी सिगरेट पीते हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे। फेनर जब नाव पर चढ़ा तो केमरिंस्की कॉकपिट से बाहर निकल रहा था। उसने कहा, सब कुछ सेट है, जैसे ही तुम कहोगे हम निकल पड़ेंगे। ठीक है, जब सब आ गए हैं तो इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा, चलो निकलते हैं, फेनर ने कहा। 2 पल बाद ही उनका सफ़र शुरू हो गया। फेनर ने कहा, हम लोग गांव की तरफ उतरेंगे और आगे का रास्ता चलकर तय करेंगे। शायद हमें वहां से जल्दबाजी में निकलना पड़ जाए। स्केल्फोनी ऊपर आकर कॉकपिट में दाखिल हुआ और बोला,
मैं बहुत सारे बम लाया हूँ, जब वो फूटेंगे तो मुझे वाकई बड़ा मजा आएगा। फेनर कंधे उचकाकर बोला, लेकिन ये मत भूलना कि दूसरी पार्टी के पास भी बम है। अभी 1 घंटा पहले ही उन्होंने मेरे ऊपर फेंका है एक बम। ये सुनकर स्केल्फोनी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। क्या वो फूटा था बम? हाँ बिल्कुल, उसने एक घर को करीब करीब उड़ा ही दिया था। उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपने बम ठीक ठाक से बनाकर रखे होंगे। हमें उनकी जरूरत पड़ने के काफी चांसेस हैं। स्केल्फोनी कुछ झेंपता हुआ सा वहां से चला गया और अपने थैले को फिर से चेक करने लगा। करीब 15 मिनट बाद फेनर को दूर रोशनियां नजर आईं। उसने कैमरिंस्की को इशारा करके वो रोशनियां दिखा दी। हाँ, वो ब्लैक सीजर है, उसने कहा। फेनर ने तीनों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें समझाने लगा। देखो, ये याद रखना कि हम यहाँ पर कार्लोस की नावों को बर्बाद करने आए हैं। हमें इस काम को बहुत तेजी से करना होगा और इस तरह से कि हम खुद कम से कम परेशानी में पड़ें। तुम्हारे पास बम रहेंगे स्केल्फोनी, शेफ और मैं थॉमसन लेंगे और एलेक्स हम लोगों को अपनी बंदूक से कवर करके रखेगा। कैमरिंस्की यहीं पर रुकेगा, समझ गए? सभी ने हामी भरी। जैसे ही नाव एक छोटे से प्राकृतिक तट पर पहुंची, वैसे ही शेफ ने 2 थॉमसन अपने कंधे से उतारी और उनमें से एक फेनर को थमा दी। स्केल्फोनी भी अपना काले रंग का थैला लेकर केबिन से ऊपर डेक पर आ चुका था। वो बोला, तुम लोग मुझसे दूर ही रहना, इन बमों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फट सकते हैं। जैसे ही कैमरिंस्की ने नाव का स्विच बंद किया, नाव एक आधा सर्कल का चक्कर लगाकर तट के बगल में आकर खड़ी हो गई। शेफ तट पर कूदा और एलेक्स ने उसकी तरफ एक रस्सी फेंक दी। एक एक करके उससे सब लोग तट पर उतर गए। फेनर ने कहा, ध्यान रखना कैमरिंस्की, जैसे ही बमों की आवाज सुनाई दे, तुम नाव का इंजन चालू कर देना। हो सकता है हमें जल्दबाजी में यहाँ से भागना पड़े। ठीक है, और तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। भाग 8। अब वे लोग गांव की तरफ मुड़ गए। गांव को जाती हुई सड़क संकरी और ऊबड़ खाबड़ थी। बड़े बड़े पत्थर इधर उधर गिरे हुए थे। फेनर ने उनसे कहा, हम लोग मेन रोड को छोड़कर दूसरी गलियों से जाएंगे। तुम दोनों आगे जाओ, मैं और स्केल्फोनी पीछे से आते हैं। एक साथ जाकर किसी का ध्यान खींचना ठीक नहीं रहेगा। ये एक गर्म रात थी और आसमान पर चांद खिला हुआ था। फेनर और शेफ थॉमसन को एक थैले में लपेटे हुए चल रहे थे। वे लोग बाहरी रास्तों से गांव का चक्कर काटते हुए निकले। इसके लिए उन्होंने सुनसान चौराहों और गलियों का सहारा लिया था। कुछ मछुआरों ने उन्हें देखा जरूर, लेकिन उनके लिए वो सायों के अलावा और कुछ नहीं थे। एक खड़ी चढ़ाई चढ़कर जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो उन्हें कुछ ही फीट दूर चंद्रमा के प्रकाश में चमचमाता समुद्र दिखाई दिया। वहां से नीचे वे लोग एक लकड़ी का केबिन, कंक्रीट से बना एक लंबा घाट और 6 बड़ी मोटर बोट्स को खड़ा हुआ देख सकते थे। केबिन की खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी। कुछ देर वो शांत खड़े नीचे देखते रहे। फिर फेनर ने कहा, सब लोग 2-2 बम ले लो, बाकी के बम स्केल्फोनी के पास रहेंगे। सबसे पहले हम लोग केबिन पर हमला करेंगे। जब हालात सुरक्षित लगेंगे तो उसके बाद नावों पर हमला करेंगे। याद रहे, सारी नावों को और केबिन में मौजूद हर किसी को डुबाना है। स्केल्फोनी ने अपना थैला खोलकर 2 बम निकाले और उन्हें फेनर को थमा दिया। जब सभी को 2-2 बम मिल गए तो फेनर ने कहा, शेफ और मैं केबिन संभालेंगे और स्केल्फोनी तुम नाव की तरफ जाना। एलेक्स तुम यहीं रहना और अगर हम किसी मुसीबत में फंसे तो हमारी मदद के लिए आना। फिर फेनर और शेफ ढलान से नीचे उतरने लगे। तुम दाईं तरफ से हमला करना और मैं बाईं तरफ से करूंगा। जब तक जरूरी ना हो तब तक गोली मत चलाना। अभी वे लोग आधा रास्ता तक ही उतरे थे कि उन्हें रुक जाना पड़ा। केबिन से एक व्यक्ति निकला था जो दीवार के साथ साथ चल रहा था। दीवार पर खड़ा होकर वो समुद्र को निहारने लगा। फेनर नीचे की तरफ रेंगते हुए बोला, तुम थोड़ी देर यहीं रुकना। अगर हम दोनों जाएंगे तो शायद उसे आवाज सुनाई दे जाएगी। फेनर किसी शिकारी बिल्ली की तरह रेंगते हुए नीचे पहुंचा। वो व्यक्ति स्थिर खड़ा अभी भी समुद्र को ताक रहा था। रेंगते हुए वाटर फ्रंट के नजदीक पहुंचकर वो खड़ा हुआ और उसने दोनों बमों को अपनी कमीज के अंदर डाल दिया। अपनी थॉमसन को हाथ में थामे वो दीवार पर बिना आवाज किए चलने लगा। जब वो उस आदमी से 30 फीट की दूरी पर था तभी गड़बड़ हो गई। उसका पैर एक छोटे पत्थर से टकराया जो लुढ़कता हुआ छपाक की आवाज के साथ पानी में जा गिरा। उस व्यक्ति ने गर्दन पीछे घुमाई और वहां फेनर को देखते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, फेनर उस पर थॉमसन तानते हुए बोला, जैसे हो वैसे ही खड़े रहो। चांद की रोशनी में अब फेनर को साफ दिखाई दे रहा था कि वो एक क्यूबन आदमी था। फेनर के चेतावनी देने के बावजूद वो तेजी से घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना हाथ अपने कोट की जेब की तरफ बढ़ाया।
फेनर के मुंह से एक गाली निकली और उसने बिना देरी किए ट्रिगर दबा दिया। बंदूक की नाल से गोलियों की छोटी सी बौछार निकली और वो क्यूबन अपनी छाती को हाथ से थामे लुढ़क कर पानी में समा गया। ये सब भारी गड़बड़ हो गई थी। फेनर अब तेजी से भागा और नजदीक पड़े 2 पेट्रोल के ड्रमों के पीछे जाकर छिप गया। वो वहां पहुंचा ही था कि एक मशीन गन केबिन से गोलियां बरसाने लगी। गोलियों के ड्रमों से टकराने की आवाज उसके कानों में पड़ी और फिर हवा में फैली पेट्रोल की गंध ने उसे बता दिया कि ड्रमों में छेद हो चुके थे। मशीन गन से गोलियों की बौछार अभी भी जारी थी। गोलियां उसके इर्द गिर्द छितर रही थीं। हालत ये थी कि फेनर को रेत पर पेट के बल लेट जाना पड़ा। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर दोनों बमों को निकाल लिया, फिर एक को पकड़कर उसे ड्रम के ऊपर से केबिन की दिशा में उछाला। बम के किसी चीज से टकराने और फिर जमीन पर बिना फटे गिरने की आवाज उसे सुनाई दी। हाँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो बुदबुदाया। तब तक मशीन गन चलनी रुक चुकी थी और वहां पर छाई शांति फेनर के मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर रही थी। वो धीरे धीरे रेंगते हुए ड्रम के बगल में आया और सिर बाहर निकालकर उसने सावधानी से केबिन पर नजर डाली। फिर दूसरे बम को टटोलकर ढूंढा और उसे तेजी से दरवाजे की तरफ फेंक दिया। ये बम केबिन के दरवाजे से टकराया तो पहले आग की एक लहर ने रात के अंधेरे को रोशन कर दिया और फिर एक कान फोड़ू धमाका हुआ। ईंटों और लकड़ियों के टुकड़े इधर उधर छितराने लगे। अब स्केल्फोनी के बमों के प्रति फेनर को अपनी धारणा बदल देनी पड़ी। उसने अपना सिर ड्रम की बगल से निकालकर झांका तो पाया कि केबिन का दरवाजा करीब करीब उखड़ चुका था और फिर उसके देखते ही देखते केबिन के पिछले हिस्से में भी 2 ताकतवर धमाके हुए। ये पक्का शेफ का ही काम था। उसने अपनी थॉमसन को ड्रम के ऊपर टिकाया और गोलियों की एक बौछार केबिन की तरफ करके वापस झुक गया। भीतर से किसी ने गोलियों की बौछार का जवाब मशीन गन से दिया और जवाब में फेनर ने फिर से गोलियां चलाईं। उसके बाद काफी देर तक वहां शांति छाई रही। फेनर ने ऊपर की तरफ नजर मारी तो उसे स्केल्फोनी रेंग कर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। शायद फेनर के अलावा किसी और ने भी उसे उतरते हुए देख लिया था, क्योंकि तभी एक ऑटोमेटिक राइफल उस पर गोलियां बरसाने लगी। गोलियां चलने पर स्केल्फोनी ने आपा नहीं खोया, बल्कि एक हाथ को कमीज के अंदर डालकर उसने एक बम निकाला और उसे केबिन की तरफ उछाल दिया। बम केबिन से टकराया और एक धरती कंपा देने वाली आवाज के साथ फट पड़ा। केबिन की छत धू धू करके जलने लगी। स्केल्फोनी तेजी से नीचे उतर आया। ड्रम के पीछे फेनर के बगल में आकर वो बोला, वाह, देखा तुमने, मेरे बनाए बम काम करते हैं। क्या थ्रिल वाली रात है ये। मैं तो दुनिया की किसी भी लड़की के लिए इस रात को नहीं छोड़ सकता था। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बम है तुम्हारे, लेकिन अब जरा सामने भी ध्यान दो। वो लोग किसी भी वक्त केबिन से बाहर आ रहे होंगे। प्लीज मुझे एक और बम फेंकने दो, बस एक और, ताकि वो जल्दी से बाहर निकल आए। फेनर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम भी क्या याद करोगे, मजे करो। स्केल्फोनी ने केबिन के खुले हुए दरवाजे से एक और बम अंदर उछाल दिया। फिर से एक तेज धमाका हुआ। एक पल बाद ही अंदर से कोई चीखा, मैं हार गया, बाहर आ रहा हूं, अब और बम मत फेंकना, बिल्कुल मत फेंकना प्लीज। फिर एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उस जलते केबिन से बाहर निकला। उसका मुंह और हाथ उड़ते कांच के टुकड़ों से कट गए थे और कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे। ये मिलर था। तभी शेफ भी भागता हुआ वहां आ गया। उसका चेहरा भी रोमांच से जगमगा रहा था। कोई और भी है क्या अंदर बे? नहीं, सभी मर चुके हैं, मुझे हाथ मत लगाना प्लीज। फेनर उसके नजदीक गया और उसने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर रसीद किया। वो गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझ पर रहम करो। अबे रहम के बच्चे, अंदर कौन है, जल्दी बता। अरे कहा ना, अंदर कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। तभी एलेक्स भी भागता हुआ वहां आ गया। फेनर ने स्केल्फोनी से कहा, एक काम करो, तुम और एलेक्स जाओ और एक को छोड़कर बाकी सारी नावें डुबा दो। एक इसलिए रखनी है क्योंकि उसे लेकर हम कैमरिंस्की के पास जाएंगे, उसे हमें चलना नहीं पड़ेगा। तब तक मैं इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। वो दोनों अपने काम पर चले गए। फेनर मिलर के पास जाकर उससे बोला, मैंने तेरे पिद्दी से बॉस को पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है। अब जल्दी से ये बता कि थेलर कहाँ है। वो यहाँ पर नहीं आता है, माँ कसम मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फेनर ने उसे 2-4 घूंसे और जड़े, लेकिन अभी भी उसने मुंह नहीं खोला। तभी स्केल्फोनी भागते हुए आया। नावों में पानी भरना शुरू हो गया है, क्या उनके ऊपर भी कुछ बम फोड़ दूं ताकि उनका डूबना पक्का हो जाए? हाँ हाँ फोड़ दो, फेनर ने कहा। कुछ मिनटों बाद ही बमों के तेज धमाके से पूरा तट गूंज उठा और धुएं के काले घने बादल नावों के ऊपर छा गए। फेनर ने मिलर से कहा, चल तू भी हमारे साथ चलेगा। फिर वो बंदूक की नाल से उसे धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा।
बाकी लोग बची हुई नाव पर सवार उनका इंतजार कर रहे थे। जब सब नाव पर चढ़ गए तो शेफ इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, मजा आ गया यार, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम एक रात में इतना कुछ कर पाएंगे। मुझे लग नहीं रहा था कि ये सब करके हम बच पाएंगे। फेनर मुस्कुराते हुए बोला, अरे असली मजा तो तब शुरू होगा जब कार्लोस को इसकी खबर लगेगी। मैंने कहा था ना कि शॉक टैक्टिक्स काम करेंगे, और वैसा हुआ भी। पर अब कार्लोस को पता रहेगा कि कौन उसके खिलाफ काम कर रहा है, और इसलिए आगे का काम थोड़ा मुश्किल होगा। नाव से टापू का चक्कर काटकर उन्होंने कैमरिन्स्की को इशारा किया। इशारा पाते ही उसने अपनी नाव चालू कर दी और बंदरगाह के बाहर उन्हें मिल गया। अब वो सब उसकी नाव में चढ़ गए। मिलर को भी घसीटकर उस नाव में चढ़ा लिया गया। स्केल्फोनी सबसे आखिर में आया, लेकिन चढ़ने से पहले उसने सीकॉक्स को खोलकर नाव के डूबने का पक्का इंतजाम कर दिया था। कैमरिन्स्की की नाव पर चढ़ते हुए उसने कहा, ये नावें थी बड़ी अच्छी, इनको डुबाने का मन नहीं कर रहा था। अगर इनमें से एक मुझे मिल जाती तो मजा आ जाता। फेनर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन कार्लोस का गैंग अभी भी काफी बड़ा है और वो इनको तुमसे वापस हथिया लेता, इसलिए हमारे पास यही इकलौता रास्ता था। चलो अब जरा इस मिलर का मुंह खुलवाते हैं। मिलर ने पहले तो कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब उन तीनों ने मिलकर उसकी बुरी तरह से ठुकाई की तो आखिर उसने घुटने टेक दिए। थेलर ग्लोरी के घर गया है, उसने धीमे स्वर में बताया। फेनर ने उसे घूरा। उसे उस जगह के बारे में कैसे पता चला? बग्सी ने फोन करके बताया। बग्सी ने? हाँ, तुम्हें कैसे पता? असल में जब तुम केबिन में पहुंचे मैं तब वहां से निकलने ही वाला था। मेरे पास थेलर का फोन आया था। उसने बताया कि बग्सी ने फोन करके उसे ग्लोरी का पता बताया है। थेलर ने मुझे वहां आने को कहा। वो नाइटिंगेल को भी लेकर उधर जा रहा था। फेनर सीधा खड़ा हुआ और भागकर केबिन से निकला। उसने चिल्लाकर कैमरिन्स्की को आदेश दिया, इस नाव को जल्दी चलाओ, हमें जल्द से जल्द वापस पहुंचना है, किसी की जान खतरे में है। भाग 8। जब नाव की वेस्ट बंदरगाह पर आकर लगी तो फेनर ने कहा, एलेक्स, तुम मिलर को न्यूऑर्लिन के पास ले जाओ। उसे कहना इसे तब तक छुपा कर रखे जब तक मैं ना कहूं। सारा काम निपटने के बाद इसे मैं ही पुलिस के हवाले करूंगा। एलेक्स ने सलाह दी, अरे क्यों ना इसका काम तमाम करके इसे समुंदर में ही फेंक दे। नहीं, मैंने जो तुम्हें कहा है वही करो। शेफ पहले ही नाव को किनारे पर बांध रहा था। जैसे ही वो लोग नाव से निकलकर जमीन पर आए कि फेनर को छांव में वही सेडान खड़ी दिखाई दी। वो चिल्लाया, सब नीचे लेटकर बचो, और वो खुद भी पेट के बल जमीन पर लेट गया। गाड़ी की खिड़की से गोलियां बरसाई जाने लगीं। फेनर ने अपनी बंदूक निकाली और 3 गोलियां गाड़ी की तरफ दाग दी। बाकी सभी तो जमीन पर लेट चुके थे, लेकिन मिलर खड़ा ही रह गया क्योंकि वो इतना घबराया हुआ था कि कुछ करने की हालत में ही नहीं था। गाड़ी से निकलती गोलियों की बौछार ने उसकी छाती को छलनी कर दिया और वो बिना कोई आवाज किए जमीन पर लुढ़क गया। अचानक से स्केल्फोनी उठा और गाड़ी की तरफ भागते हुए उसने अपना आखिरी बम उस पर फेंक दिया। जैसे ही बम उसके हाथ से छूटा उसने अपना गला थाम लिया और धम से नीचे गिर गया। वो बम कार से कुछ दूरी पर गिरा, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी एक तरफ को पलट गई। फेनर अपने पैरों पर घिसटते हुए खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए गाड़ी की तरफ गोलियां दागता गली पार कर गया। गाड़ी से 3 लोग रेंगते हुए बाहर निकले। एक ने गन चलाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। विस्फोट के कारण वो सभी एकदम हिले हुए लग रहे थे। फेनर ने थॉम्सन वाले व्यक्ति पर गोली चलाई तो वो आगे की तरफ को लुढ़क गया। शेफ भागते हुए आया और बचे हुए आदमियों में से एक को पकड़कर उस पर हमला करने लगा। वो उसे लेकर गिर गया और अपनी बंदूक के दस्ते से उसके सिर पर लगातार वार करने लगा। आखिरी बचे हुए आदमी ने एक तरफ मुड़कर फेनर पर गोली चलाई। वो उसके दाएं गाल को छूते हुए निकल गई, लेकिन उसने इसकी परवाह किए बिना उस आदमी की टांगों पर ऐसा प्रहार किया कि वो जमीन चाटता नजर आया। तभी एक और गाड़ी मोड़ से उनकी तरफ आई और उन पर गोलियां दागने लगी। अरे यार, क्या मुसीबत है, फेनर बुदबुदाया। वो टेढ़े मेढ़े भागते हुए किसी तरह उस पलटी हुई सेडान के पीछे पहुंचा। ओट लेने की कोशिश करता हुआ शेफ एक बार जोर से चिल्लाया और फिर एक ही जगह का चक्कर काटने लगा। गाड़ी से और गोलियां चली और उसका शरीर छलनी हो गया। जमीन पर गिरने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सेडान के पीछे से फेनर ने गाड़ी की तरफ 4 गोलियां चलाईं और फिर ये देखने के लिए कि कौन कौन बचा था इधर उधर नजरें घुमाईं। एलेक्स और कैमरिन्स्की वापस नाव में लौट चुके थे। ये देखकर फेनर ने सोचा कि अब वो यहाँ से निकल सकता था। जिस जगह पर एलेक्स और कैमरिन्स्की इस टाइम थे
वहां से वो कितने भी गुंडों का मुकाबला कर सकते थे। उसका फिलहाल बंगले तक पहुंचना जरूरी था। उसने मौके का इंतजार किया और गाड़ी को ढाल बनाकर तेजी से पीछे होते हुए सबसे नजदीकी गली में घुस गया। उसे दूर से पुलिस का सायरन भी सुनाई दे रहा था। गली से बाहर निकलकर वो मुख्य सड़क पर पहुंचा और उसे सामने से एक टैक्सी गुजरती नजर आई। उसने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। फेनर झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया और उसे बंगले का पता देकर बोला, जितनी तेज हो सके उतनी तेज इस टैक्सी को भगाओ। ड्राइवर ने गियर बदले और गाड़ी किसी गोली की तरह आगे बढ़ गई। बंगले पर पहुंचकर फेनर जल्दी से किराया चुकाकर भागते हुए बंगले में घुस गया। जैसे ही वो ड्राइव वे पर आगे बढ़ने लगा, उसने सामने के दरवाजे से किसी को दूर जाते हुए देखा। उसने तुरंत अपनी बंदूक को निकालकर अपने हाथ में ले लिया। उसके कदमों की आहट पाकर पीक कैप पहना हुआ वो लड़का रुका और फेनर की तरफ आने लगा। वो एक कुरियर था। क्या आप ही मिस्टर डी फेनर हैं? उसने कहा। हाँ, मैं ही हूँ। कोई टेलीग्राम है क्या? लड़के ने फेनर को एक लिफाफा और एक रजिस्टर दिया। जब फेनर साइन कर रहा था तो वो बोला, मैं बड़ी देर से घंटी बजा रहा था, लेकिन लगता है अंदर कोई है नहीं। फेनर ने उसे एक चवन्नी दी और बोला, बेटा, चोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे हथकंडे आजमाने पड़ते हैं। फिर उसे विदा करके वो घर के भीतर चल पड़ा। लिफाफे को जेब में डालकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, जो कि पहले से ही खुला हुआ था। वो भीतर दाखिल हो गया। सामने वाली बैठक में कालीन पर उसे बगसी पड़ा हुआ मिला। उसके सिर के चारों तरफ काला पड़ चुका खून फैला हुआ था। उसकी बड़ी अधखुली निर्जीव आंखें फेनर को घूर रही थीं। फेनर कुछ पल खड़ा हुआ उसे देखता रहा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर अपनी बंदूक निकालकर वो धीरे धीरे हॉल में घुसा। कुछ देर खड़े रहकर उसने आहट लेने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। फिर वो बेडरूम में घुसा। उसे एक छोटी टब चेयर में थैलर दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसके मुंह से कमीज के सामने वाले हिस्से तक खून की एक जमी हुई परत दिखाई दे रही थी और उसकी पथराई हुई आंखें शून्य की तरफ ताकती दिख रही थी। यहाँ जो हुआ था उसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था। थैलर दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। वो शायद ग्लोरी से बात कर रहा होगा। तभी थैलर का कोई जानकार दरवाजे से भीतर आया। थैलर ने ऊपर देखा होगा और पहचान कर उसे डरा नहीं होगा, और फिर इसी आगंतुक ने उसके सीने में गोली मारी होगी। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने कुर्सी खिसकाई हो। ये आवाज़ किचन से आ रही थी। फेनर दबे पांव फुर्ती से वहां पहुंचा। वहां उसने देखा कि नाइटिंगेल कुर्सी की पुश्त पकड़कर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में दरवाजे की तरफ तनी एक ऑटोमेटिक मशीन गन थी। फेनर को देखते ही उसका हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। नाइटिंगेल कुछ अजीब से स्टाइल में कुर्सी को पकड़कर खड़ा हुआ था। उसे देखकर फेनर के मन में संदेह हुआ। तुम्हें चोट लगी है क्या? नाइटिंगेल धीरे से बोला। सारी गोलियां पेट में लगी हैं। फेनर उसकी मदद को आगे बढ़ा तो वो किसी पागल की तरह से बोला, मुझे छूना मत। फेनर पीछे होकर उसे कुर्सी पर किसी तरह से बैठते हुए देखता रहा। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ, फेनर ने कहा। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। कोई भी डॉक्टर मुझे अब नया पेट नहीं दे पाएगा। अरे आखिर हुआ क्या था? मैंने थैलर को गोली मारी और उस चूहे बगसी ने मेरे ऊपर गोलियां चलाईं। मुझे लगा था कि मैं उस कमबख्त पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। जब तक मैं उस पर वार करता तब तक वो 5 गोलियां मेरे ऊपर चला चुका था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे उसकी धोखेबाजी की सज़ा दे ही दी। और तुमने थैलर को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मेरी कर्ली को मार डाला। मैं तो कार्लोस को भी मारना चाहता था, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा। नाइटिंगेल, उन्होंने उसे मारा क्योंकि तुमने और उसने मेरी मदद की थी। हाँ, लेकिन थैलर हमेशा से ही उसे रास्ते से हटाना चाहता था। वो उनके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जान गई थी। मैं और वो, हम दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा जान गए थे। हमें तुम्हारे बारे में भी पता था, और इस सब के पीछे ग्लोरी और उसके चीनी साथी का हाथ था। कौन चीनी? चैंग, वही चीनी जिसकी लाश उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे ऑफिस में रखी थी। तुम उसके बारे में जानते थे? हाँ, जानता था। ग्लोरी से चीनी के चक्कर की जानकारी कार्लोस को पहले हुई थी। जब थैलर उसे लेकर न्यूयॉर्क गया तो चैंग भी उनके साथ था। वो कार्लोस के छोटे मोटे काम करता था। जब कार्लोस को लगा कि ग्लोरी के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है, तो उसने अपने आदमी को भेजकर उन पर नज़र रखवानी शुरू कर दी।
उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर मार दिया। फिर थैलर के कहने पर उसकी लाश तुम्हारे ऑफिस में रखवाई गई थी। लेकिन क्यों? मेरे ऑफिस में क्यों? वो मुझे नहीं पता। उसका कोई बड़ा खेल था। असल में उस न्यूयॉर्क ट्रिप में कुछ गड़बड़ हुई थी। उसी गड़बड़ ने ये सब शुरू किया। और वो चैंग, क्या ग्लोरी भी उससे प्यार करती थी नाइटिंगेल? नाइटिंगेल अब इतना पस्त पड़ चुका था कि उसके मुंह से आवाज़ निकलना भी मुश्किल हो रहा था। अरे वो तो उस पर लट्टू थी। और अभी कहाँ है ग्लोरी? गोलीबारी शुरू होते ही वो तो रफू चक्कर हो गई। वैसे भी अगर मैं यहाँ ना पहुँचा होता तो थैलर ने उसे मार ही डालना था। शायद मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। पहले थैलर ग्लोरी को मार देता, फिर मैं उसे मारता। इतना कहते कहते नाइटिंगेल कुर्सी से लुढ़क गया। फेनर ने जल्दी से उसके पास जाकर उसे सहारा दिया। नाइटिंगेल बुदबुदाया, क्रोटी बहुत अच्छा आदमी है। उसे कहना मैंने आखिर तक तुम्हारा साथ दिया। इससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ हाँ नाइटिंगेल, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा कि तुमने अपनी ज़बान की लाज रखी है। तुमने हर पल मेरा साथ दिया है। नाइटिंगेल के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आए और वो फुसफुसाया, कार्लोस को छोड़ना मत। उसका एक अड्डा विस्की जो नाम के बार के पिछवाड़े में है। और फिर उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। फेनर ने बहुत संभाल कर उसके सिर को ज़मीन पर रखा और खड़ा हो गया। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा। फिर उसने रुमाल निकालकर अपने हाथ पोंछे। जब वो रुमाल को वापस रख रहा था तो उसे वहां मौजूद तार का एहसास हुआ। उसने जेब से लिफाफा निकाला और उसे फाड़कर तार निकाला। उसमें लिखा था, वो मरी हुई लड़की जिसे तुमने मैरियन समझा, फिंगरप्रिंट से एंड्रू लिंडसे की अपहरण की गई बेटी के रूप में पहचानी गई है। शायद मैरियन वो नहीं थी जो वो दर्शा रही थी, पॉला। फेनर ने तार को धीरे धीरे अपनी हथेली में मोड़ा तोड़ा और फिर अपने आप से ही बोला, तो ये बात है, अब मैं इस खेल को ख़त्म कर सकता हूँ। फिर उसने एक आखिरी नज़र नाइटिंगेल पर डाली और बंगले से बाहर निकल गया। भाग 11। अब उसके सामने ये प्रश्न मुँह बाए खड़ा था कि ग्लोरी कहाँ हो सकती थी। थैलर मर चुका था और वो फिर से गायब थी। हो सकता है नुओलन के यहाँ मिल जाए। वैसे होने को तो वो कहीं भी हो सकती थी, लेकिन नुओलन के पास जाकर एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी जब कोई लड़की 3 लोगों को गोली खाकर मरते हुए देखती है और जानती है कि वो खुद भी बाल बाल बची है, तो लाजमी है कि वो समझदारी से काम नहीं ले पाएगी। ऐसे में वो घबराई हुई होगी और घबराहट में उस इकलौते आदमी के पास जाएगी जिसे वो अच्छी तरह से जानती होगी। और इस शहर में ऐसा आदमी नुओलन के सिवाय और कौन हो सकता था? वो उसका पति जो रह चुका था। मेन रोड पर पहुंचकर फेनर ने टैक्सी रुकवाई और कसीनो की तरफ चल दिया। बड़े हॉल में घुसकर उसे पार करते हुए वो आगे बढ़ने लगा। जब वो अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो उसने पाया नुओलन, कैमरिन्स्की और एलेक्स एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने चौंक कर उधर देखा, लेकिन फेनर को देखकर सबने चैन की सांस ली। नुओलन ने उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ी। ये कैसा वाहियात प्लान था? शेफ और स्केल्फोनी मारे गए और इन दोनों की भी जान जाते जाते बची है। ऐसे बर्बाद करोगे तुम कार्लोस को? फेनर का फिलहाल नुओलन के नखरे सहने का कोई इरादा नहीं था। वो मेज पर हथेलियां टिकाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कोई भी जंग क्या बिना नुकसान झेले जीती जाती है कभी? दूसरी पार्टी का हाल नहीं देखा तुमने? हमने उनकी सारी नावें बर्बाद कर दी, उनके ठिकाने को स्वाहा कर दिया। थैलर मर चुका है। नाइटिंगेल, मिलर, बग्सी के साथ साथ उनके गैंग के 6 से 7 लोग और मारे गए हैं। क्या इतना सब कुछ हमारे नुकसान की भरपाई के लिए काफ़ी नहीं है? नुओलन जड़ बैठा उसे ताकता रहा। क्या थैलर भी गया? हाँ, अब बस कार्लोस और रीगर बचे हैं। उनको मैं खुद ठिकाने लगाना चाहता हूँ। फिर तो ये गैंग खत्म हुई ही समझो। कैमरिन्स्की ने तारीफ भरी नज़रों से फेनर को देखते हुए कहा, ये आदमी जानता है कि ये क्या कर रहा है। मैं तो अभी भी इसके साथ हूँ। एलेक्स ने भी गर्दन हिलाकर सहमति दिखाई। ठीक है, तो फिर चलो। मुझे ये बताओ, ये विस्की जो बार कहाँ पड़ता है? वो तो ब्लैक बीच के नज़दीक है। ठीक है नुओलन, मैं कार्लोस से निपटने जा रहा हूँ। लौट कर आने पर मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, इसलिए यहीं रुके रहना। ये मामला अब बस खत्म ही हुआ समझो। फिर फेनर बाकी दोनों की तरफ घूमा और बोला, 2 थॉम्सन ले आओ।
हम लोग विस्की जो जा रहे हैं, कार्लोस वहीं पर मिलेगा। क्या बस हम 3 ही लोग जाएंगे? नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। तुम दोनों बाद में आना और बाकी बचा हुआ कचरा साफ कर देना। फेनर जब कैमरिन्स्की के साथ बाहर निकला तो उन्हें एलेक्स 2 थॉम्सन गनों के साथ कार में बैठा मिला। जैसे ही कैमरिन्स्की ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो फेनर बोला, इन बंदूकों को तुम रखो। तुम तब तक बाहर खड़े रहकर इंतजार करना जब तक अंदर गोलियां ना चलने लगें। एक बार गोलियां चलनी शुरू हुई तो तुम अंदर आकर तब तक गोलियां चलाते रहना जब तक गोली मारने के लिए कुछ ना बचा हो। समझ गए? हाँ ठीक है बॉस। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रातों में से एक है, एलेक्स ने कहा। अब उनकी कार डुवल स्ट्रीट पर सरपट भाग रही थी। रात काफी हो चुकी थी और इस कारण सड़क एकदम सुनसान थी। साउथ स्ट्रीट के आखिर में पहुंचकर कैमरिन्स्की ने कार को फुटपाथ के नजदीक लगाया और इंजन बंद कर दिया। विस्की जो ब्लैक बीच के उस कोने में है, उसने फेनर को बताया। फेनर कार से निकलकर गली में आगे बढ़ने लगा। बाकी दोनों भी अपनी गनें कोट के अंदर छुपाए उसके पीछे चल रहे थे। फेनर ने पूछा, उसका अड्डा इस बार के पिछवाड़े में है, कुछ आइडिया है तुम्हें वहां क्या है? अरे वहां तो एक गोदाम है, शायद वही होगा। ठीक है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। फेनर उस स्याह अंधेरी गली में दाखिल हुआ और बेआवाज आगे बढ़ने लगा। गली के अंत में एक छोटा चौराहा था। वहां से दाएं मुड़कर वो विस्की जो के पीछे पहुंचा, जहां से उसे समतल छत वाली एक चौकोर बिल्डिंग दिखाई दी। बिल्डिंग का दरवाजा बंद था। वो किसी खिड़की की तलाश में इमारत का मुआयना करने लगा। जब वो इमारत के दूसरे कोने पर पहुंचा तो उसे ऊपर की तरफ जाती एक सीढ़ी दिखाई दी। फेनर का अंदाजा था कि ये सीढ़ी जरूर छत की तरफ जाती होगी। वो फिर से एलेक्स और कैमरिन्स्की के पास गया, जो गली के दूसरे सिरे पर खड़े थे। फिर उसने कहा, मुझे लगता है मुझे ठिकाना मिल गया है। वहां सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। तुम्हें बस इतना करना है कि वहां जाकर लेट जाओ और जैसे ही दरवाजे से कोई बाहर निकले उस पर गोलियां बरसा दो। अपने आप को दिखाना मत, बस जमीन पर पेट के बल लेटे रहना और गोलियां चलाते रहना। ये योजना उन दोनों को पसंद आई। फेनर ने आगे कहा, मैं छत पर जाऊंगा और वहां से उन्हें तुम्हारी तरफ भेजूंगा। जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए और जैसे ही काम खत्म हो यहां से फूट जाना। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। फिर फेनर वापस इमारत की छत पर जाती सीढ़ी के पास लौट आया। 40 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो उस इमारत की छत तक पहुंच गया था। छत के बीचों बीच एक स्काईलाइट थी जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। फेनर जानता था कि उसे रेलिंग से उस स्काईलाइट तक पहुंचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। उसकी हल्की सी भी आवाज से नीचे वाले सावधान हो सकते थे। छत पर कदम रखने से पहले वो रेलिंग के सहारे नीचे को देखते हुए चलने लगा। उसे एलेक्स और कैमरिन्स्की एक ऐसे गड्ढे में लेटे हुए दिखाई दिए जो उस गोदाम के दरवाजे के ठीक सामने था। उन्होंने उसे देखा तो हाथ हिलाकर इशारा किया। उसने भी हाथ हिलाया और फिर रेलिंग से छत पर उतर गया। दाएं हाथ में बंदूक थामे वो स्काई लाइट की तरफ धीमे धीमे सरकने लगा। वहां पहुंचकर उसने नीचे कमरे में नजर डाली। वहां पर कार्लोस, रीगर और एक तीसरा अनजान व्यक्ति उसे दिखाई दिए। वो उससे सिर्फ 6 फीट की दूरी पर थे। उस कमरे की ऊंचाई बहुत ही कम थी। फेनर थोड़ा सा पीछे को हो गया कि कहीं वो उनकी नजरों में ना आ जाए। कार्लोस बेड पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। रीगर एक कुर्सी पर बैठा हुआ ऊँघ रहा था और तीसरा व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ सो रहा था। फेनर ने स्काईलाइट के शीशों को थामने वाले ढांचे को एक बार चेक किया। फिर उसने उनकी मोटाई को अपने अंगूठे से परखा। ढांचा ज्यादा मजबूत नहीं था। अब वो सीधा खड़ा हुआ और उसने अपने दाएं पैर को ढांचे के बीच में रख दिया। फिर एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत के साथ नीचे को दबाव डाला। उम्मीद के मुताबिक वो ढांचा उसका वजन सह नहीं पाया। चटकने की तेज आवाज के साथ वो टूट गया और फेनर कांच समेत नीचे कमरे में गिर गया। एक बार के लिए वो थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन जल्दी ही संभल कर उसने अपनी बंदूक उन लोगों पर तान दी। कार्लोस बेड में एकदम स्थिर लेटा हुआ था। उसके होठों में दबी सिगरेट ही बस ऊपर नीचे हो रही थी। जमीन पर बैठा व्यक्ति अपनी बंदूक की तरफ बढ़ा और यहीं गलती कर गया। वो अभी नींद में ही था और इसी कारण उसने बिना सोचे समझे ये हरकत की थी। उसकी इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि फेनर ने एक गोली उसके सिर पर दोनों आंखों के बीच में मारी और उसके प्राण पखेरु तत्काल उड़ गए। कार्लोस और रीगर पत्थर की मूर्तियों के जैसे बैठे बस फेनर को घूरे जा रहे थे। फेनर कार्लोस से बोला, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। न जाने कब से मैं तुम दोनों की फिराक में हूं। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम दोनों आपस में फैसला कर लो। दोनों लड़ाई करो और जो जिंदा बचेगा वही यहां से बाहर निकल पाएगा। मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
ये बात शायद तुम्हें अब तक पता चल चुकी होगी कि मैं अपने वादे का पक्का हूं। तो अब तुम्हें चुनना है, या तो आपस में लड़ो या फिर मैं तुम दोनों को उड़ा दूंगा। रीगर के चेहरे पर अचानक राहत के भाव दिखाई देने लगे। वो बोला, अगर मैं इसे मार दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? कार्लोस अविश्वास भरे स्वर में चिल्लाया। रीगर, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम ये नहीं कर सकते, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें। रीगर बड़े ही आराम से कुर्सी पर से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब एक क्रूर मुस्कान झलक रही थी। वो अपने हाथों को नीचे किए और चेहरे पर किसी खूंखार जानवर जैसे भाव लिए कार्लोस की तरफ बढ़ा। कार्लोस जल्दी से अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे दूसरी तरफ सरकने लगा। साथ ही वो धीमी आवाज में गालियां भी बकता जा रहा था। रीगर भी बड़े आराम से उसका पीछा कर रहा था। चूहे बिल्ली के इस खेल के लिए यह कमरा बहुत ही छोटा था और जल्दी ही इसका अंत भी हो गया। रीगर किसी पागल सांड की तरह झपटा और उसने कार्लोस की कमर को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। कार्लोस खौफ से चिल्लाया और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को नोचते और गुत्थम गुत्था होते रहे। फिर कार्लोस का पैर एक कालीन में फंस गया और वो संतुलन खोकर रीगर को साथ लेकर गिरा। अब वो रीगर के नीचे दबा हुआ था। रीगर ने उसे उसके कानों से पकड़ा और उसके सिर को बार बार फर्श पर पटकने लगा। फिर उसने सिर घुमाकर फेनर को देखते हुए कहा, मैंने इस चूहे को पकड़ लिया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। रीगर की इस हरकत से कार्लोस को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने फुर्ती से अपनी 2 उंगलियों को हुक की तरह मोड़ा और उन्हें रीगर की आंखों में डालकर नीचे को खींचा। एक हृदय विदारक चीख रीगर के गले से निकली और वो दर्द से छटपटाता हुआ कालीन पर गिर गया। एक हाथ अपनी फूटी आंखों पर लगाए हुए और एक हाथ को किसी अंधे की तरह चलाते हुए वो कमरे में इधर उधर घूमने लगा। इतनी देर में कार्लोस उससे दूर निकल आया था। अब वो खड़ा होकर रीगर के अपने पास आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रीगर उसके बगल में आया, उसने अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया। रीगर मुंह के बल जमीन पर गिरा और दर्द से छटपटाने लगा। कार्लोस उसकी कमर पर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों को उसके गले पर कस दिया। रीगर अब जमीन पर अपने हाथ पटकने लगा था और कार्लोस के हाथों की पकड़ और भी गहरी होती जा रही थी। रीगर ने अपनी गर्दन छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। कुछ देर तक उसके मुंह से घूं घूं की आवाज़ निकलती रही और फिर उसका शरीर एकदम शिथिल पड़ गया। रीगर अब मर चुका था। कार्लोस कांपते हुए उसके ऊपर से खड़ा हो गया। फेनर अभी भी आराम से दीवार से पीठ टिकाए कार्लोस की तरफ बंदूक ताने खड़ा था। तुम बहुत किस्मत वाले हो कार्लोस। अब इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, जल्दी से यहाँ से फूट जाओ। कार्लोस किसी शराबी की तरह झूमता हुआ दरवाजे तक गया और उसे खोलकर बाहर निकल गया। और तभी बाहर से 2 मशीन गनों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। दोनों ही बंदूकों ने कुछ देर तक गोलियां बरसाईं और फिर सब शांत हो गया। फेनर ने मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक को जेब में रखा और बाहर निकल आया। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसे एक कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। यानी एलेक्स और कैमरिन्स्की भी अब वापस जा रहे थे। उतरकर उसने एक बार कार्लोस को चेक किया। ये देखकर उसे संतुष्टि मिली कि एलेक्स और कैमरिन्स्की ने अपना काम बखूबी पूरा किया था। वो आराम से मुड़ा और फिर नुओलन के अड्डे की तरफ बढ़ गया। जब वो नुओलन के ऑफिस में दाखिल हुआ तो वो चौंक कर कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? उसने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? दोनों भगवान को प्यारे हो चुके हैं। अब फटाफट बताओ ग्लोरी कहाँ है? क्या कहा? वो दोनों मर गए? क्या वाकई? अरे हाँ भाई, कहा ना मर गए। अब बताओ ग्लोरी कहाँ है? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम बताते हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, वो ऊपर है, लेकिन अब उसे इस मामले से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फेनर। वैसे भी अब आगे से उसका ख्याल मैं ही रखने वाला हूँ। फेनर व्यंग्य से मुस्कुराया। अच्छा, कहीं तुम उसकी तुम्हें छोड़कर पछताने वाली कहानी को सच तो नहीं मान बैठे हो? तुम उस पर ऐसे भद्दे टॉन्ट मत मारो फेनर, आखिरकार वो मेरी बीवी है। कसम से नुओलन, तुमसे बड़ा गधा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कम से कम अब तो अक्ल से काम लो। लगता है तुम सच में सठिया गए हो, लेकिन अगर ऐसा ही है तो छोड़ो, मुझे क्या, मेरी बला से। और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम जहाँ हो वहीं रहना। ऊपर पहुंचकर उसने ग्लोरी के कमरे का दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हो गया। ग्लोरी चौंक कर कुर्सी से उठ गई। उसका चेहरा कोरे कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गया था। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ कुछ बातें करना चाहता हूँ। ग्लोरी धम से कुर्सी पर बैठ गई। अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। मेरी बात ध्यान से सुनो लड़की, मैं और तुम अभी कुछ बातें करेंगे। पहले मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी, और फिर उसके बाद तुम बोलना।
उस दिन मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी। अब मैं तुम्हें एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी है एक कमीनी लड़की और एक चीनी की। मज़ा आएगा तुम्हें सुनकर। ग्लोरी ने अपनी मुट्ठियों को कसा और उन्हें अपने घुटनों पर मारते हुए बोली, रुक जाओ, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। मुझे नहीं सुननी है कोई कहानी वानी। सुननी तो तुम्हें पड़ेगी। तुम्हारे लिए चैंग से ज़रूरी कभी कोई था ही नहीं, है ना? जब कार्लोस ने उसे मरवाया तो तुम्हारी तो जैसे ज़िंदगी ही खत्म हो गई। अब तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। तुम्हारी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था, और वो था कार्लोस को चैंग को मरवाने की सज़ा देना। तुम कुछ दिनों के लिए थेलर के साथ न्यूयॉर्क गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ दिनों की दूरी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, और इसीलिए तुमने चैंग को वहाँ बुला लिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो तुम उससे मिली। उस वक्त जब थेलर कहीं और बिजी था, कार्लोस ने अपने 2 आदमी वहाँ भेजे और उन्होंने चैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसे मार दिया। ठीक कहा ना मैंने? ग्लोरी ने भावशून्य आवाज़ में कहा। जब एक रात को मैं चैंग के साथ थी तो वो लोग आए थे। उनमें से एक ने मुझे पकड़ा और दूसरे ने चैंग की गर्दन काट दी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। उन्होंने उसे कहा था कि अगर उसने कुछ किया तो वो मुझे मार डालेंगे, और इसीलिए चैंग ने उनका विरोध नहीं किया। मरते वक्त भी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं वो मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकती। मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला गया और मैं बेबस लाचार सी सब देखती रही, कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं कार्लोस को बर्बाद कर दूंगी। उसने मुझसे मेरा चैंग छीना था, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। फेनर ने एक जम्हाई ली और बोला, कार्लोस ने तो बुरा किया ही, लेकिन तुम भी कोई अच्छी इंसान नहीं हो। मुझे तुमसे ज़रा भी हमदर्दी नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा सबसे पहले खुद का भला सोचती हो। अगर तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा था तो तुम अपना बदला लेती, लेकिन तुम्हें तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे। तुम्हें बदला भी चाहिए था और साथ में थेलर की दौलत भी। इसीलिए तुमने अजीबोगरीब चालें चली ताकि थेलर भी तुम्हारे पास रहे और कार्लोस भी बर्बाद हो जाए। जब तुम अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी तब थेलर को भी अपने लिए एक नया खिलौना मिल गया था। वो भी कम कमीना नहीं था। ये एक लिंडसे नाम की लड़की थी। शायद वो उसे किसी पार्टी में मिला था, उसे वो पसंद आई और फिर किसी तरह वो उसे अपने घर ले आया। उसे पता था कि तुम घर पर नहीं हो और इसीलिए उसने उसे घर आने के लिए मना लिया था। इसके बाद मेरा ख्याल है कि उसने उस पर हमला किया था, है ना? उसने उसके ऊपर अपने कोड़ों का इस्तेमाल किया था। उसके शरीर में वो चोटें इसी तरह से आई थी ना? ग्लोरी बस रोती रही। यहीं पर थेलर से गलती हो गई। उसने जोश में होश खो दिया और लिंडसे मर गई। जब तुम चैंग की मौत के बाद घर आई तो तुम्हें थेलर परेशान दिखाई दिया। उसके घर में एक लाश थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या करे। क्यों, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, ऐसा ही हुआ था। तुमने लिंडसे की लाश को देखा। उसकी लाश पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। चलो अब इसके आगे की कहानी तुम मुझे सुनाओ कि तुमने इसके बाद क्या किया। अरे, तुम सब कुछ तो जानते हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये जानने के लिए कि तुम मेरे पास क्यों आई थी। असल में फेनर, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। मुझे लगा इस तरह से मैं एक पंथ दो काज कर सकती थी। हैरी को भी बचा सकती थी और कार्लोस का बंदोबस्त भी कर सकती थी। मुझे बताया गया था कि तुम एक खतरनाक इंसान हो और एक बार कोई केस अपने हाथ में ले लो तो उसे ख़त्म करके ही चैन लेते हो। इसीलिए मैंने एक काले रंग की विग और कुछ साधारण कपड़ों का इंतज़ाम किया और तुमसे मिलने चली आई। तुम मैरियन डेली बनकर मेरे पास आई थी। तुमने कहा तुम्हारी बहन गायब है। तुम्हें लगा कि अगर मैंने ये केस ले लिया तो आखिरकार मैं कार्लोस तक पहुंच ही जाऊंगा। तुमने मुझे एक क्लू भी दिया था। तुमने 12 चीनियों की बात इसीलिए की थी क्योंकि तुम जानती थी कि कार्लोस क्यूबा से दर्जन के हिसाब से चीनी यहाँ लाता है, और तुम ये भी जानती थी कि इस इशारे को पकड़कर मैं कार्लोस के धंधे को भी पहचान लूँगा। तुमने थेलर के साथ मिलकर प्लान बनाया। तुमने इस बात का इंतज़ाम किया कि मुझे कहीं पर लिंडसे की लाश बरामद हो जाए। इस लाश में ना तो हाथ पांव होते और ना ही सिर, तो मुझे लगता कि मुझे मैरियन डेली की लाश मिली है। लेकिन मैरियन नाम की तो कोई लड़की कभी थी ही नहीं, इसलिए थेलर पर किसी भी मौत की जिम्मेदारी आती ही नहीं। यही कारण था कि तुमने उस शरीर को मैरियन बनाने की सोची। इसके लिए तुमने थेलर से खुद के शरीर पर वैसे ही चोटों के निशान बनवाए और फिर तुम मुझसे मिलने आई। तुमने ही थेलर को तय वक्त पर फ़ोन करने को कहा ताकि तुम्हें अपने शरीर पर बने निशान दिखाने का मौका मिल जाए। मैंने उन निशानों को देखा और जाहिर है उनका मेरे ऊपर असर हुआ। तुम जानती हो तुम्हारा ये प्लान कितना बचकाना था। कोर्ट में ये कभी नहीं टिकता, लेकिन अगर तुमने ठीक से काम किया होता तो तुम इस मामले को थोड़ा और जटिल बना सकती थी। थेलर ने काफ़ी गलतियां की।
वो ये चाहता था कि लाश को काटकर उसके घर से बाहर ले जाया जाए। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस लाश की पहचान मैरियन के रूप में हो जाए, क्योंकि अगर इस काम में देरी होती तो कोर्ट में डॉक्टर ये साबित कर देता कि लाश और मुझसे मिलने वाली लड़कियां अलग अलग थीं। पहले तुम्हें मुझसे मिलना था और फिर 2-3 दिनों के लिए मुझे किसी तरह से उलझाया जाना था ताकि वो अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सके। मुझे रोकने के लिए ही उसने चैंग की लाश मेरे दफ्तर के बाहर रखवाई। तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं था। उसने अपने उन क्यूबनों के द्वारा चैंग की लाश को मेरे ऑफिस के बाहर रखवाया और ये उम्मीद की कि पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे और एक आध दिन मुझसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन मैंने उसकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। मैंने ना सिर्फ चैंग की लाश अपने ऑफिस से हटाई, बल्कि ये भी पता लगवा लिया कि उसके आदमी कहाँ मौजूद थे। वहां पहुंचकर मैंने उन्हें मार दिया। तब तक वो लिंडसे के एक हाथ और पैर को ठिकाने नहीं लगा पाए थे और अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से उसने अपनी अच्छी खासी योजना का भट्टा बैठा दिया। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, ऐसा ही हुआ था। मुझे पता है हमारी योजना थोड़ी बचकानी थी, लेकिन उस वक्त हैरी इतना डरा हुआ था कि जो भी मैं कहती वो चुपचाप कर लेता। हमारे पास सोचने समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था और हमने सब कुछ जल्दबाजी में किया। मुझे इसमें कार्लोस से बदला लेने का भी एक मौका दिखाई दिया था। मैंने हैरी से इस काम के लिए 10,000 ऐंठ लिए थे। उसमें से 6,000 मैंने तुम्हें दिए, क्योंकि मुझे यकीन था कि उस कारण से तुम केस अपने हाथ में ले लोगे। फिर मैंने नकली चिट्ठी और ऐसे कई सबूत भी मुहैया कराए जो मुझे ज़रूरी लगे। फिर जब तुम्हारी सेक्रेटरी मुझे होटल लेकर गई तो मैं मौका देखकर फरार हो गई। मैरियन डेली का किस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया था। मैं हैरी के साथ की वेस्ट लौट आई और तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ार करने लगी। थेलर ने अपने गुंडों को कहा था कि वो लाश और कपड़ों को एक बक्से में ग्रैंड सेंट्रल में छोड़ दें। इसके बाद हम लोग तुम्हें एक गुमनाम टिप के ज़रिए उस लाश का पता देते, लेकिन थेलर ने सब काम खराब कर दिया। तुम्हारी ये सारी प्लानिंग बहुत ही झोलझाल और बेकार थी। अगर तुम सीधे मेरे पास आती तो भी मैं कार्लोस को बर्बाद करने के पीछे पड़ जाता। कार्लोस जैसे इंसान का तो मरना ही ठीक था। 1 मिनट फेनर, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे कार्लोस मर चुका है? क्योंकि वो वाकई मर चुका है। तुम बहुत किस्मत वाली हो। ऐसा लगता है कि तुम हर बार अपने गंदे कामों को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई बेवकूफ़ गधा ढूंढ ही लेती हो। खैर, जो भी हो, मुझे उससे क्या। लेकिन एक बात है, कार्लोस को मरते हुए देखकर मुझे सुकून बहुत मिला था। और तुम्हें यह भी बता दूं कि जिस आदमी ने लिंडसे की बेटी को मारा था वो भी मर चुका है। तुम अभी भी मेरी क्लाइंट हो। लिंडसे के मामले में क्या करना है वो पुलिस वालों का हेडेक है। हो सकता है उन्हें थेलर के बारे में पता चल जाए। ये भी हो सकता है कि उन्हें तुम्हारे बारे में भी पता चले, लेकिन मैं उनकी कोई मदद नहीं करूँगा। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए ये केस अब खत्म हो चुका है। तुम नुओलन के साथ रह सकती हो और जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। न मुझे तुम पसंद हो और ना ही नुओलन। मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ और इस सब के बाद तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम्हारी सिरदर्दी है। मैं बस ये ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारे साथ आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा। ज़िंदगी के प्रति जैसा तुम्हारा रवैया है उसके चलते तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगी। गुड बाय। और फिर फेनर बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। नुओलन हॉल में खड़ा उसे घूर रहा था। उसने नुओलन को देखने की जहमत भी नहीं उठाई। सड़क पर जाकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर तेज़ कदमों से पैन अमेरिकन एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा।